अच्छा भाई, कल जो लीज के बारे में हमने बातें की हैं वो हम फूल दोबारा झड़ते हैं। जब भी सवाल में रेंटल मिसिंग हो या सवाल में इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो तो आपने फॉर्मूला, चाहे लेसी का सवाल हो चाहे लेसर का सवाल हो, आपने फॉर्मूला यूज करना है लेसर का। और फॉर्मूला इज फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ क्यूजीआरपी। एक छोटी सी आपने एहतियात रखनी है, इस फॉर्मूले में हमेशा इम्प्लिसिट रेट यूज करना है। इस फॉर्मूले में हमेशा इम्प्लिसिट रेट यूज करना है। दूसरी आपने एहतियात ये रखनी है कि आपने आईडीसी जीरो लेनी है। आपने आईडीसी इन केस ऑफ डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर। जब आपने ये फॉर्मूले से रेंटल निकाल लिए तो रेंटल निकालने के बाद जब आपने टाइम पे आ जाए करें, जब आपने डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल सॉल्व करना शुरू करना है तो फिर आपने इम्प्लिसिट सिंप्लिसिट रेट को लिफ्ट नहीं करानी, फिर आपने हायर ऑफ मार्केट रेट या इम्प्लिसिट रेट। ना सिर्फ ये बल्कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी आपने जो है वो इसी के मुताबिक बनाना है। हमारे सिर्फ 2 पैरास रह गए हैं स्टैंडर्ड के, वो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाता हूं। पहले यहां तक हम सारा रिवाइज कर लें। मैंने आपको कहा था उंगली रख के एक एक चीज के ऊपर बात करनी है कि ये क्या है। 4 मिनट लेट हो गए। अच्छा, कोर प्रिंसिपल स्टैंडर्ड का ये है कि आपने देखना है यूजर्स किस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो चाहते हैं। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू इनेबल यूजर्स, उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो। ये कोर प्रिंसिपल है स्टैंडर्ड का। किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेगमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है, ये मैंने आपको कुछ बात की थी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड, तो ये आज कंसोलिडेशन हमने शुरू कर देनी है ताकि बड़ी ईद से पहले खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक रह जाएंगे। तो इसलिए कंसोलिडेशन आज हम शुरू कर देंगे तो ये वाली बात वहां कवर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एक चीज आपको मैं बता दूं कि सिर्फ पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, चाहे उनके शेयर्स लिस्टेड हैं चाहे उनके डिवेंचर वगैरह लिस्टेड हैं, उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड लगता है। या जो कंपनीज अपने आप को लिस्ट करवाने जा रही हैं उन पे भी ये स्टैंडर्ड लगता है। पूरे स्टैंडर्ड की आपको समरी दी जा रही है। ऑपरेटिंग सेगमेंट वो होता है जिसमें 3 बातें पाई जाएं, रेवेन्यू और खर्चे पाए जाएं उसमें, लेकिन जरूरी नहीं है रेवेन्यू कमाना शुरू कर दे। हो सकता है स्टार्टअप ऑपरेशन हो, खर्चे करने शुरू कर दे, रेवेन्यू कमाने की नीयत हो। दूसरी बात, सीईओ डीएम को उसका डाटा दिया जाता हो, रेगुलरली रिव्यू करता हो। और तीसरी बात यह है कि डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, यानी कि अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन होते हो। स्टार्टअप ऑपरेशंस रेवेन्यू कमा तो नहीं भी होते लेकिन उनको फिर भी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कहा जा सकता है, लेकिन हेड ऑफिस और R&D को आप ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कह सकते। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर किसी पोस्ट का नाम नहीं है, किसी बंदे का नाम नहीं है, ये एक फंक्शन है। जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, मिसाल के तौर पर एक ग्रुप ऑफ पर्संस, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, अगर एक बंदे की बात करें तो शायद सीईओ भी हो सकता है, ये होगा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर्स। नेक्स्ट, बहुत सी एंटिटीज के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियरली पता चल जाती हैं जो ऊपर 3 पढ़ी हैं, लेकिन अगर एंटिटी प्रोड्यूस करी हो इंफॉर्मेशन जियोग्राफिकल वाइज भी और तो ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, इनको देख के फिर डिसाइड कर लेंगे कि बिजनेस की नेचर क्या है, मैनेजर्स क्या चीज पसंद कर रहे हैं, यानी किस चीज के लिए आपने मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल किया हुआ है। मैनेजर्स की खिंचाई पता है ना क्या होती है? डांटना। मैनेजर्स को डांटना किस चीज पर है? अगर मैनेजर्स को डांटना इस चीज पर है कि फला चाइना में सेल गिर गई, तो इसका मतलब है आप ज्योग्राफिकल में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और अगर मैनेजर को डांटना इस चीज के ऊपर है कि आपकी बोतलों की सेल क्यों गिर गई, बिस्किट की सेल क्यों बढ़ गई, तो वो फिर प्रोडक्ट में आप हैं इंटरेस्टेड। ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं या मेन फैक्टर्स हैं? मेन फैक्टर्स जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के कौन से हैं? ये टाइम टाइम करें। ओके, नेक्स्ट, ये वाली लाइन मेरे ख्याल से रहती है, अभी रहता है ना ये पैरा? अच्छा, नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स फॉर्म क्या था? मैट्रिक्स फॉर्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें मैनेजर्स की खिंचाई भी शायद दोनों एतबार से हो रही हो और सेगमेंट की रिपोर्टिंग भी दोनों एतबार से हो रही हो, यानी जियोग्राफिकल एतबार से भी हो रही हो और प्रोडक्ट वाइज भी हो रही हो। ऐसी सूरत में हमने क्या किया था? हमने कहा था कोर प्रिंसिपल देखेंगे, यानी यूजर्स जो है वो किस तरह डिसीजन लेते हैं उस एतबार से चीजों को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे।
ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कौन से हैं, उनकी अब डिस्कशन शुरू होने लगी है। रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट वो होंगे जो पहले तो ऑपरेटिंग सेगमेंट बने और उसके बाद 10% थ्रेशोल्ड से गुजारें। क्या एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को इकट्ठा किया जा सकता है अगर इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ वगैरह, ग्रॉस मार्जिन वगैरह सेम हो? अगर इनमें 5 बातें पाई जाएं तो एक से ज्यादा को किया जा सकता है इकट्ठा। यह था पैरा नंबर 12। 10% टेस्ट लगाने का यह तरीका है, और ऑपरेटिंग सेगमेंट जो कि मीट नहीं करता 10% टेस्ट को, उसमें आप क्या करें, ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ द थ्रेशोल्ड मे बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल, अगर मैनेजमेंट मुनासिब समझे कि उसकी इंफॉर्मेशन यूजर को देना बेहतर है। क्या अगर एक ऑपरेटिंग सेगमेंट 7% पे है, दूसरा 8% पे है, लेकिन दोनों एग्रीगेट हो सकते हैं, तो फिर दोनों को एग्रीगेट कर दें ताकि एक अच्छा रिपोर्टेबल सेगमेंट मैनेजमेंट को ऑपरेशन के लिए यानी डिसीजन मेकिंग के लिए मिल जाए। ये कंबाइन करने का था इंफॉर्मेशन, इसको मैंने एग्रीगेशन से लिंक करवाया था। नेक्स्ट, ये कुछ ज्यादा अल्फाज पे नहीं जाना आप लोगों ने, बस इसकी थीम पे जाना है। कई दफा इंग्लिश हल्की फुल्की शायद आपको मुश्किल लगे। अच्छा, 2010 के अंदर एक सेगमेंट रिपोर्टेबल था, 11 के अंदर वो नॉन रिपोर्टेबल बन गया, तो अब आप क्या करें, मेन लफ्ज अगर आपको लगता है कि इसकी सिग्निफिकेंस है तो आप इसको रिपोर्टेबल में डाल दें, वरना बेशक आप इसको रिपोर्टेबल में डालना बंद कर दें। पिछले साल आप कॉलम बनाते थे बेकरी, फर्नीचर और एसी, अब आप खाली कॉलम बना लें बेकरी और फर्नीचर, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो गिर गया 10% टेस्ट से। 75% एक्सटर्नल सेल के ऊपर टेस्ट लगता है, प्रैक्टिकल लिमिट 10 है, 10 से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की कोई तुक नहीं बनती। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की बात हो गई थी, जो कि रिपोर्टेबल नहीं है उन सबको उठा के किस में डाल दें, नॉन रिपोर्टेबल। नेक्स्ट, जनरल डिस्क्लोजर। जनरल डिस्क्लोजर में आपने 3 चीजें देनी है, तीनों चीजें अंग्रेजी में लिखनी है। ये जो जनरल डिस्क्लोजर है, ये नोट नंबर 37, अब तो व्हाइट बोर्ड भी बोल रहे कि मेरे अंदर कुछ होता था, 3 दिन से लिखा जा रहा है। नोट नंबर 37 और नोट नंबर 37.1 के अलावा कोई ऊपर की इंफॉर्मेशन है जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन, अब डिस्क्लोजर शुरू हो गए, स्टैंडर्ड खत्म हो गया, डिस्क्लोजर शुरू हो गए। डिस्क्लोजर्स में आपने फैक्टर्स बतानी है कि आप जियोग्राफिकल बेस जाना चाह रहे हैं या आप प्रोडक्ट वाइज जाना चाह रहे हैं। मैनेजमेंट ने कैसे जज किया है एग्रीगेशन क्राइटेरिया लगाते हुए कि मैं बेकरी और रेस्टोरेंट को क्यों इकट्ठा कर दूं, क्या वजह बनी है। और तीसरी चीज आपने अंग्रेजी में बतानी है, आप टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कौन सी बेच रहे हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज मैंने कहा था काट दें, सेगमेंट एनालिसिस। ये कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। सेगमेंट एनालिसिस बस ये वाला था सारा, नोट 37, जिसमें 20-25 चीजें आती हैं। और इन द एंड इसके बाद आपने क्या बनानी होती है, रिकॉन्सिलेशन रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, एसेट्स की, लायबिलिटीज की तो बनानी है। अगर और कोई मटेरियल आइटम आपको लगे उसकी बना सकते हैं, लेकिन पेपर में कैसे पता चलेगा, पेपर में अगर किसी चीज के मार्क्स ज्यादा हो तो आप बना दीजिएगा। रिकॉन्सिलेशन के मार्क्स उसने काफी ज्यादा रखे हो या नोट के मार्क्स काफी ज्यादा रखे हो और डाटा भी अवेलेबल हो किसी का, तो फिर आप उसको बना दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर एक ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं जो कि हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन ने देने हैं। जिसका एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है उसने भी देने हैं। अब देखिए ना, जिसका एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट है वो सेगमेंट एनालिसिस तो दे नहीं सकता। वो जो आपको केबल्स वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई थी और पिक्चर भी लगाई हुई है किताब के अंदर, वो बेचारी क्या करे, वो बेचारी तो सेगमेंट एनालिसिस कर ही नहीं सकती। उसके सेगमेंट्स के एसेट्स ही नहीं, लायबिलिटीज ही नहीं, वो तो एक ही सेगमेंट है उसका, एंड दैट इज केबल्स बनाना था शायद उसका। तो फिर वो सेगमेंट एनालिसिस भी नहीं कर सकती, वो रिकॉन्सिलेशंस भी नहीं बना सकती, वो बेचारी क्या करे, फिर एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर दे दे। उसमें बताया मैं क्या चीजें बेच रही हूं, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में कितनी बेच रही हूं, बाहर में कितनी बेच रही हूं, एक्सटर्नल सेल, पाकिस्तान के एज ऑन नॉन करंट एसेट्स और बाहर के एज ऑन नॉन करंट एसेट, और रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। अच्छा, इसमें एक भाई ने क्लास से एक सवाल पूछा है, उनके सवाल का जवाब ले लें। ये कौन सा पेज है इधर, इसमें इन्होंने सवाल में से पूछा क्लास के बाद आके कि आपने, इन्होंने तो लिखा था केबल वालों ने एक्सपोर्ट सेल, और आपने हमें क्लास में कहा था कि एक्सपोर्ट सेल की बजाय आप कर दें एक्सटर्नल सेल, आप कर दें पाकिस्तान सेल और एक्सपोर्ट सेल और फिर इसका टोटल कर दें, कोई मसला नहीं है, पैसे कर दें, कोई मसला नहीं। इन्होंने एक्सपोर्ट सेल इसलिए लिख दी कि बाकी सारी पाकिस्तान की सेल होगी, इस वजह से इन्होंने ऐसे लिख दिया। फिर इन्होंने भाई ने कहा कि आपने लिखा था नॉन करंट एसेट्स पाकिस्तान के कितने हैं और फॉरेन के कितने हैं। कल आपने यहां पे लिखा था नीचे नॉन करंट एसेट्स पाकिस्तान के कितने हैं, फॉरेन के कितने हैं, तो इन्होंने तो ऐसे नहीं लिखा, इन्होंने लिख दिया ऑल नॉन करंट एसेट्स आर इन पाकिस्तान। तो हो सकता है इसके सारे नॉन करंट एसेट पाकिस्तान में होते, तो 70 मिलियन, फॉरेन कंट्री में 0 मिलियन, टोटल 70 मिलियन। तो ये बनाने की बजाय इन्होंने ये वाली अंग्रेजी डाल दी, कोई मसला नहीं। अगर आप पेपर में ये बना देंगे तो भी ठीक है,
ये वाली अंग्रेजी डाल देंगे तो भी ठीक है, बस किसी तरह से डिस्क्लोजर देना है, चाहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दें चाहे टेबल बना के दे दें, डिस्क्लोजर देना बस किसी भी फॉर्म में। तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर जो है उसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1, क्या क्या चीजें बेच रहे हैं, पाकिस्तान की सेल, बाहर की सेल कितनी है, पाकिस्तान के एज ऑन नॉन करंट एसेट, बाहर के नॉन करंट एसेट कितने हैं, और रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर कितनी है। ओके, द लास्ट थिंग इज मेजरमेंट, ये हमारी रहेगी थी, इसको हम पढ़ लेते हैं और फिर खत्म करते हैं, कंसोलिडेशन शुरू करें। The nature of any differences between the measurement of reportable segment profit and entity profit. गोहर वाले सवाल का सॉल्यूशन किस पेज पे है? सॉल्यूशन किस पेज पे है गोहर वाले सवाल का? बुक ही नहीं, 450। अच्छा, वॉल्यूम 1 घर छोड़ा है। ओह, कितने एफिशिएंट हैं आप लोग। अच्छा, ये गोहर का सॉल्यूशन है। measurement. What is the nature of difference between reportable segment profit and entity profit? What is the nature of difference between reportable का profit and entity का profit? What is the nature of difference between these two? What is the nature of difference? Try to explain, please. What is the nature of difference between reportable का profit and entity का profit? वो nature of differences बता दें मैयर करके। इसकी हेडिंग क्या है? मेजरमेंट। मैयर कर लेंगे इंशाल्लाह। ये मैयर करके आया, फिगर्स कैलकुलेट करके आया, ये भी मैयर करके आया था 38 के ऊपर हमने 11 निकाला था प्रॉफिट परसेंटेज, और ये भी मेजरमेंट सवाल में गिवन थी। इसको मेजरमेंट कहते हैं, कुछ भी नहीं है, वही बात जो हमने क्लास में की हुई थी। तो बताएं द नेचर ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेबल प्रॉफिट एंड, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसीज में बात बताता हूं, और एलोकेशन ऑफ सेंट्रली इनकर्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल एलोकेशन ऑफ सेंट्रली इनकर्ड कॉस्ट से किसकी कॉस्ट होगी? हेड ऑफिस की या R&D डिपार्टमेंट की? नेक्स्ट, द नेचर ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट एसेट्स एंड एसेट्स ऑफ एंटिटी। रिपोर्टेबल सेगमेंट एसेट्स एंड एसेट्स ऑफ, इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, व्हाट इज द रीजन? दैट कैन बी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड दैट कैन बी जॉइंटली यूज्ड एसेट, जैसे हेड ऑफिस के हैं। रिपोर्टेबल लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एंटिटी में क्यों फर्क होगा? दैट कैन बी अकाउंटिंग पॉलिसीज और एलोकेशन ऑफ जॉइंटली यूज्ड लायबिलिटीज। ओके, तो ये मेजरमेंट टाइप कोई चीज है। इसमें अब एक चीज हमारी रह गई, द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शंस बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शंस। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या हो सकती हैं? गुड्स आर सोल्ड बाय पेंट टू केमिकल एट 10% मार्जिन। लग रही है अकाउंटिंग की बुनियादें, एट 10% मार्जिन। एंड स्टॉक इज मेजर्ड एट 5.4 एंड स्टॉक इज मेजर्ड एट, अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह जाता है तो हम किस पे मेजर करते हैं? 5.4 पे। दिस इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की बुनियादें फॉर एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स या विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की कोई मिसाल है। इस किस्म का कोई इंग्लिश का फिक्रा अगर पेपर में आया तो उसको लिख दीजिएगा। तो गुड्स आर सोल्ड बाय पेंट टू केमिकल एट 10% मार्जिन एंड क्या लिखे? एंड स्टॉक इज मेजर्ड एट 5.4। अच्छा, ऊपर से हिम्मत देखो क्या करे, अपना लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा, यहां तक बोल गया फिक्रा। हमारी तो नहीं हिम्मत होती थी ऐसे। ओके, अच्छा, एक अजीब सी चीज है, उसको वो टेस्ट नहीं करता लेकिन आपको पता होनी चाहिए।
अकाउंटिंग पॉलिसीज ना डिफरेंट भी हो सकती हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट भी हो सकती हैं। क्या मतलब? अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे डिफरेंट हो सकती हैं? आप इंटरनल सेल के अंदर फाइफो मेथड यूज कर रहे हैं और एंटिटी ओवरऑल ये सोचती है कि मैं मेथड यूज करूं वेटेड एवरेज, तो फिर मेरे भाई एक मसला आ जाएगा। फिर क्या मसला आएगा? फिर मसला ये आएगा, ये वाले जो प्रॉफिट्स हैं उनमें जो कोई इंटरनल सेल के प्रॉफिट पड़े हुए हैं, इंटरनल सेल वाले जो प्रॉफिट हैं वो बेचारे पड़े होंगे फाइफो पे, और ऑर्गेनाइजेशन वाले प्रॉफिट किस पे पड़े होंगे? तो इनके दरमियान में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा और उस डिफरेंस की वो वजह बता देगा। उस डिफरेंस को हमें यहां रिकॉर्ड करना होगा, लेकिन ये कोई टेस्ट नहीं करता इतना। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में इख्तलाफ हो सकता है, ये बात है। इसका मतलब इसको अंडरलाइन करें, अकाउंटिंग पॉलिसीज, और अकाउंटिंग पॉलिसीज को अंडरलाइन करके ये लिख लें। हो सकता है इंटरनल सेल फाइफो बेस पे हो रही हो और एंटिटी वाइड सेल वेटेड एवरेज पे हो रही हो। प्रॉफिट्स या लॉस, प्रॉफिट्स को अलग से ऐड करना है, लॉसेस को अलग से ऐड करना है, दोनों में से जो हायर आएगा उसका 10% लेना है। तो लॉजिक तो भाई स्टैंडर्ड बनाने वाले से पूछो, वो कहते हैं साइन इग्नोर कर दो, प्रॉफिट सारे इकट्ठे कर लो, लॉसेस सारे इकट्ठे कर लो, इनमें से हायर उठाओ, उस पर 10% लगा दो। ओके, ये काट दें 1226। तो बता दें जी मेजरमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी। द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट एंड एंटिटीज, इस सब के दरमियान चीजें मैयर होंगी। मेजरमेंट में क्या क्या मसले आ सकते हैं? मे बी सेंट्रली इनकर्ड कॉस्ट्स, मे बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये डिफरेंसेस आ सकते हैं। ये मेजरमेंट का डिस्क्लोजर है। लेकिन ये आपने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई इतना ज्यादा दिया नहीं जा रहा, इसलिए इसको आईके भी कोई टेस्ट नहीं करता इतना। चलें जी, ओवर। आखिरी पैरा पढ़ें, फिर कौन सा पेज 435 पे ये पैरा है, पेज 435 पे ये पैरा है। व्हीकल्स, फ्रिज, बल्ब। एक ऑर्गेनाइजेशन 3 चीजें बना रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सीईओ होगा इसको क्या कहेंगे? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। और हो सकता है इसका अलग मैनेजर हो, इसका अलग मैनेजर हो, इसका अलग मैनेजर हो। समझ आ गई ये बात की? मैनेजर्स किसको देखते हैं? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को। और इन सबको कौन देखता है? सीओडीएम। ऐसा हो सकता है कि व्हीकल्स इतना इंपॉर्टेंट हो कि मैनेजर इसका सीओडीएम खुद ही हो। पॉसिबल है, ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतने एम्प्लॉइज की बारात तो नहीं लगी होती कि हर एक मैनेजर बनाते फिरें। तो क्या सीओडीएम खुद भी किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट का मैनेजर हो सकता है? यस, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। तो अगर सीओडीएम का नाम है मिस्टर एक्स, अम्मी अबू ने इसका नाम रखा है मिस्टर एक्स, अम्मी का नाम ए था, अबू का नाम बी था, तो इसका नाम रख दिया मिस्टर एक्स। तो इज इट पॉसिबल कि मिस्टर एक्स ही इसका मैनेजर हो सकता है, और मिस्टर एम कोई और बंदा है और मिस्टर डी कोई और बंदा है। ये वाली कहानी इस डब्बे के अंदर लिखी हुई है, जो आखिरी वाला डब्बा है, कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के मैनेजर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं मैनेजर कोई अलग बंदा हो, सीओडीएम खुद भी कोई मैनेजर हो सकता है। मैं एक बार ऐसा पढ़ दूं, फिर आप नोट कीजिएगा। जनरली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज अ मैनेजर, यस नो करते रहे। जनरली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज अ मैनेजर हु इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू सीओडीएम, who is directly accountable to CODM to discuss operating activities, financial results, forecast, plans, segments. The term manager identifies a function. ये भी एक फंक्शन है, कोई बंदा नहीं है। फंक्शन, not necessarily a बंदा with a specific title, कोई बंदा जरूरी नहीं। The CODM also may be the segment manager for some operating segment, and a single manager may be the segment for more than, और ऐसा भी उसके 2-3 मैनेजर एक ही चीज को देख रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं आपने कर देना कि ये एम दोनों को देख रहे हैं तो ये दोनों एक ही चीज है। मतलब ये नहीं हो भाईजान फ्रिज और बल्ब जमीन आसमान का फर्क है, बल्ब के अंदर आप कुछ की ठंडी नहीं कर सकते, तो जमीन आसमान का फर्क है इनके अंदर। तो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट को एक मैनेजर भी हो सकते हैं, और 2-3 ऑपरेटिंग सेगमेंट का, अगर पेपर में सवाल आ जाए कि 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, उनका एक मैनेजर है, क्या ये 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट बन सकते हैं? जी बन सकते हैं, बन सकते हैं, कोई मसला नहीं। बट 10% टेस्ट लगा लो दोनों पे, 10% टेस्ट लगा लो दोनों पे, और 75% एक्सटर्नल सेल के टेस्ट से गुजारो। मैनेजर की बुनियाद पे डिसाइड होना है या 10% और 75% की बुनियाद पे डिसाइड होना है? मैनेजर की बुनियाद पे डिसीजन नहीं होना कि मैनेजर कौन है तो चलो जी 2 मैनेजर, चलो जी 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट, चपेट मारे बंदा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसको काट दें, अगली लाइन को, इसकी जरूरत नहीं है। चलें जी, पैरा 9 की समरी बता दें। असूली तौर पे एक सीओडीएम होगा, बाकी नीचे मैनेजर्स होंगे। सीओडीएम खुद भी किसी का मैनेजर हो सकता है, और 2-3 सेगमेंट का एक मैनेजर भी, लेकिन वो 2-3 सेगमेंट को
एक मैनेजर अगर मैनेज करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेगमेंट ही अलग अलग हो गए हैं। उन सेगमेंट को ऑपरेटिंग रिपोर्टेबल बनाना नहीं बनाना वो इस चीज पे बेस करेगा कि 10% टेस्ट और 75% टेस्ट का क्या रिजल्ट आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉल्यूम 2 कंसोलिडेशन, वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 1। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। क्या चीज? इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए आप कोई और मेथड यूज कर लो। ओके, पीटीसीएल एक कंपनी है, उसने बाय किए हैं 80% शेयर्स ऑफ यूफोन। वॉल्यूम 2। पीटीसीएल एक कंपनी है, उसने बाय किए 80% शेयर्स ऑफ यूफोन। पीटीसीएल को बाप कहेंगे। पीटीसीएल इज ए पेरेंट कंपनी एज इट ओन्स मोर देन 50% शेयर्स। जब आप कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेना तो फिर कंपनी पे चलती आपकी है। मोर देन 50%, 51% शेयर भी खरीद लें तो आपकी चलती है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसके 51 शेयर आपने खरीदे हुए हैं, 49 शेयर किसी और ने खरीदे हुए हैं। आप डिसाइड करना है कि उस कंपनी ने फ्रांस में ब्रांच खोलनी है या नहीं। आप कहेंगे वोटिंग कर लो, अगला हंसने लग जाएगा ऐसे बिस्ती कर दो मेरी। 49 वोट वो अपने आप को डालेगा, आप भी 51 उसको डाल देंगे। नहीं, आप 51 अपने आप को वोट डालेंगे। तो इसका मतलब है अगर आप किसी कंपनी को 50 या उससे ऊपर ओन करने 50 से ऊपर ओन करने लग जाएं तो वो कंपनी आपकी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी, और आप उसके बाप बन जाएंगे। तो पीटीसीएल इज अ पेरेंट कंपनी एंड यूफोन इज अ सब्सिडरी कंपनी। खरीदने वाला कौन है? पीटीसीएल। खरीदा किसको जा चुका है? कौन बिक गया? यूफोन बिक गया। खरीदार कौन आया था? पीटीसीएल। ओके, आगे चलो। अब अच्छा, यूफोन बिक गया का क्या मतलब है? यूफोन के ऑफिसेज बिक गए, लैंड बिल्डिंग बिक गई, या सारी चीजें उधर ही रहेंगे? पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर्स खरीद लिए। पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर्स खरीद लिए। पीटीसीएल में अलग अकाउंटेंट बैठेगा और बनाएगा पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये भाईजान किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी? पीटीसीएल की। ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई? पीटीसीएल की। यूफोन अकाउंटेंट विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूफोन और रजिस्टर। यूफोन का अकाउंटेंट जो है वो किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा? यूफोन की। ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई? पीटीसीएल की। भाई आप कंसोलिडेशन के लिए आए थे सिर्फ? बैठो जल्दी, टाइम पे है। अच्छा, ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? पीटीसीएल की। ये कौन बनाएगा? पीटीसीएल का अकाउंटेंट। ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? यूफोन की। ये कौन बनाएगा? यूफोन का अकाउंटेंट। स्टेप 1 में पीटीसीएल का अकाउंटेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा जिसमें पीटीसीएल का P&L आ रहा होगा और पीटीसीएल की लैंड बिल्डिंग वगैरह आ रही होगी। और पीटीसीएल के खंबे कोई नहीं है, खंबे यूफोन के पास हैं ठीक है। तो उसके बाद यूफोन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, क्योंकि ये मोबाइल नेटवर्क वाले हैं तो इनके खंबे शंबे भी इनकी बैलेंस शीट में नजर आ रहे होंगे। इनके अपने प्रॉफिट्स जो मोबाइल से कमा रहे हैं मिनट्स बेच के, वो वाले भी आ रहे होंगे। तो ये यूफोन का P&L बैलेंस शीट। भाई आप परसों आए थे? आप परसों नहीं आए थे? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा था परसों कि ये बंदा नजर नहीं आ रहा और आप लोग कह रहे थे नहीं। अच्छा, तो पीटीसीएल अपनी बैलेंस शीट बनाएगी और यूफोन अपनी बैलेंस शीट बनाएगी। यूफोन अकाउंटेंट विल, और दोनों के अकाउंटेंट अलग अलग होंगे। यूफोन अकाउंटेंट विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूफोन। इसको क्या कहा जाएगा? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको क्या कहा जाएगा? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ यूफोन्स अकाउंटेंट, अब किसका अकाउंटेंट? यूफोन्स अकाउंटेंट विल डिस्पैच यूफोन्स, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रही हैं। यूफोन्स अकाउंटेंट विल डिस्पैच यूफोन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू पीटीसीएल। अब पीटीसीएल के अकाउंटेंट के हाथ में कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? 2। देखते रहे। पीटीसीएल के अकाउंटेंट के हाथ में कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? एक किसकी? एक किसकी? पीटीसीएल की। और दूसरी किसकी? यूफोन की। एक पीटीसीएल की, दूसरी नाउ पीटीसीएल अकाउंटेंट। अब पीटीसीएल अकाउंटेंट ये नहीं करेगा कि कंसोलिडेशन करनी है, कंसोलिडेशन होगी। देखिएगा जरा दोबारा, कंसोलिडेशन होगी। इस तरह नहीं होगी कंसोलिडेशन, ठीक है। एक नया सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। पीटीसीएल का अकाउंटेंट एक कमरे में चला जाएगा, बस दरवाजा बंद
बाहर से दरवाजा बंद कर लेगा, ठीक है, एक कमरे में चला जाएगा, बाहर से दरवाजा बंद कर लेगा और दरवाजा बंद कर लेगा और दरवाजा बंद करके इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सामने रख लेगा और इनकी कंसोलिडेशन करेगा। क्या करेगा? कंसोलिडेशन करेगा और ये एक नया सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा। इट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें पीटीसीएल की सेल 100 रुपए थी वो भी नजर आ रही होगी और यूफोन की सेल 30 रुपए थी वो भी नजर आ रही होगी। इसमें सेल 100 पे नजर आएगी, 30 पे नजर आएगी या 130 पे। अगर पीटीसीएल की लैंड थी 50 रुपए और यूफोन की लैंड थी 10 रुपए की, तो इसके अंदर लैंड कितने पे नजर आ रही होगी? 60 रुपए पे नजर आ रही होगी। यानी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ये क्या होंगी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ पीटीसीएल्स अकाउंटेंट यानी बाप, पीटीसीएल्स अकाउंटेंट विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप assuming parent and subsidiary is assume किया जाएगा कि पेरेंट और सब्सिडरी एक हैं। अब हम दो जुदा जुदा नहीं है, अब पीटीसीएल और यूफोन दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, पीटीसीएल और यूफोन एक हैं दोनों। इनको एज्यूम किया जाएगा ये सिंगल लीगल यूनिट नहीं है। सिंगल लीगल यूनिट इसलिए नहीं है कि वो एससीसीपी में अलग से रजिस्टर हुई है, ये एससीसीपी में अलग से रजिस्टर हुई है। सिंगल लीगल यूनिट नहीं है, लीगली दोनों अलग अलग हैं, बट सिंगल रियलिटी देखी जाएगी बात की। रियलिटी में ये दोनों क्या हैं? एक हैं। ओके, अब आप मुझे बताएं कि जब ये डील हो रही होगी तो कौन किसको पैसे देगा? पीटीसीएल किसको पैसे देगा? ये सबसे पहली गलती है जो ब्लंडर आप मारते हैं, सबसे पहला ब्लंडर है जो बच्चे मारते हैं। पीटीसीएल यूफोन को पैसे देगा। यार छोड़ें, यार छोड़ें, वो किधर है गाय? गाय किधर है? सारी गाय जुड़ गई हैं यहां से, बकरा ले आए। अच्छा जी, आप कह रहे हैं आपने ब्लेंडर मारा है, आप अच्छा आपने ब्लेंडर मारा है, आपने कहा है अगर पीटीसीएल यूफोन को खरीदने जाएगी तो पीटीसीएल यूफोन को पैसे देगी। इस पे आप इस्तगफार करेंगे सबके सामने कान पकड़ के। आप बकरा खरीदने जाएं, आप बकरे को पैसे देंगे? पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। आप बकरा खरीदने जाएं, मुंह खोल, ये ले पैसे मैंने तुझे दे दिए, चला यहां रस्सी में चल। नहीं, मेरे ओनर को ढूंढो। भाईजान बकरा खरीदते हुए बकरे को पैसे देते हैं, प्लांट खरीदते हुए प्लांट के मुंह में पैसे डालते हैं, एसी खरीदते हुए एसी को पैसे देते हैं। पागल हो गए, दीवाने हो गए। पीटीसीएल अगर यूफोन को खरीदेगा तो यूफोन को पैसे देगा या यूफोन के शेयर होल्डर्स ढूंढेगा? अब आप कहें हम वही कहना चाह रहे थे। अच्छा, तो पीटीसीएल यूफोन को पैसे नहीं देगा, यूफोन के बैंक में 1 रुपया भी जमा नहीं होगा यूफोन के बैंक अकाउंट में। यूफोन के ओनर्स देखे जाएंगे। क्या देखे जाएंगे? यूफोन के। तो याद रखिए जाएगा, जो चीज खरीदी जाती है, आप सेब खरीदने जाएं, सेब के ऊपर पैसे रखेंगे, सेब काट के अंदर पैसे डालेंगे, तो जो चीज खरीदी जाती है उसको पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि उसके मालिक को पैसे दिए जाते हैं। आप जाएं, आप बिक चुकी हैं। अच्छा, अब टेबल टॉक शुरू होगी। इधर कौन बैठे होंगे? पीटीसीएल के डायरेक्टर्स। ये यूफोन कंपनी है और ये यूफोन कंपनी का P&L और बैलेंस शीट शायद पड़ा हो टेबल के ऊपर, और पीटीसीएल के यानी ये बकरा है, इसको साइड पे खड़ा कर दें, निगोशिएशन इसके बारे में होने लगी है। इधर टेबल के दूसरी साइड पे यूफोन कंपनी नहीं होगी, कंपनी कोई चीज नहीं है, इसके क्या होंगे? ओनर होंगे। तो इधर से पीटीसीएल के बंदे जाएंगे, उधर से यूफोन के ओनर आएंगे। और ये मैं आपको बात बता दूं, असल में यूफोन का जो आइडिया इनिशिएट किया था ना पाकिस्तान में, वो सऊदी किंग ने किया था। सऊदी किंग एक दफा पाकिस्तान, सीरियसली भी बात समझ लिया करें, हर बात पे सऊदी किंग एक दफा पाकिस्तान आया था मरी की सैर करने के लिए। मैंने पाकिस्तान भी उसको दिखाया था, सब कुछ सैर कराई थी। तो उसके बाद सऊदी किंग ने जाते जाते कहा था यार मैं पाकिस्तान वालों के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो पाकिस्तान वालों ने कहा था यार हम तंग आ गए हैं जैज वालों से, तो उसने फिर जाते जाते ना यूफोन बना दी थी। तो यूफोन का ओरिजिनल ओनर कौन है? बोले सऊदी किंग। अब पीटीसीएल के डायरेक्टर्स हबीबी को कॉल करेंगे, या हबीबी हबीबी आ जाएं, आप तशरीफ ले आएं, ठीक है, अना मौजूद, यू कम। तो उसको बुलाएंगे और उसको बुलाकर कहेंगे भाईजान ये हमने आपके लिए ऊंट का गोश्त रखा है, हम बिस्किट खाते हैं, हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम बिस्किट खाएंगे, आपके लिए हमने ऊंट का गोश्त मंगवाया है और हम आपसे
खरीदना चाहते हैं बकरा नहीं, यूफोन। आपके पास किसके शेयर हैं? तो आप ऐसा करें, हमें यूफोन के शेयर्स दे दें। अब आप मुझे बताएं, आप पेमेंट किसको करेंगे? यूफोन के बैंक में पैसे जमा करवाएंगे या आप सऊदी किंग के बैंक में पैसे जमा करवाएंगे? और वो सऊदी किंग के लिए इतने बड़े पैसे होने नहीं, उसके लिए यूफोन क्या हैसियत रखती है? वो बेगम को पॉकेट मनी दे देगा, बेगम ये तेरी पॉकेट मनी है, यूफोन बिक गई है तो ये इस महीने की तेरी पॉकेट मनी है। अच्छा चलिए, बहरहाल ये तो मैंने सऊदी किंग का लेवल आपको बताया, हम वापस आ जाएं। तो आप बता दें, जिस वक्त पेरेंट सब्सिडरी को बाय करता है तो सब्सिडरी को पेमेंट होती है या सब्सिडरी के पुराने ओनर्स को? सब्सिडरी के पुराने ओनर्स को पेमेंट होती है। और न्यू ओनर इसका कौन बन जाता है? पीटीसीएल। 100% शेयर भी खरीद सकता है, सऊदी किंग से कम शेयर भी खरीद सकता है, वो उसकी मर्जी है। पेमेंट फॉर बाइंग बकरा, बकरा खरीदने के लिए पेमेंट बकरे को नहीं करनी, बकरे के मालिक को करनी है। ये बकरा है सॉरी री बन गई, ये बकरे का मालिक है, इसको आप इंपोर्ट बाहर के मुल्क से बुलाएंगे पाकिस्तान। तो नया ओनर कौन है? पीटीसीएल। फर्ज करें, मैंने पहली लाइन में लिखा था 80% शेयर खरीदे हैं, फर्ज करें 100% शेयर खरीद लिए। पीटीसीएल ने 100% शेयर खरीदे यूफोन के। किससे खरीदे? यूफोन से खरीदे या यूफोन के शेयर होल्डर्स से खरीदे? यूफोन के ओल्ड ओनर से पैसे खरीदे। ये यूफोन के नए ओनर हैं। अब नए ओनर चारा डालेंगे। पहले यूफोन को कौन चारा डालता था? सऊदी किंग चारा डालता था। पहले अरबी चारा होता था, अब पाकिस्तानी चारा इनको पड़ेगा। PTCL will pay cash to Saudi King to buy the यूफोन। तो ये हमारा आज पहला कॉन्सेप्ट था कंसोलिडेशन का, कि PTCL जो है वो क्या करेगा? ओनर्स को पैसे देगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 1 अब हम शुरू करने लगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट पेपर में आपको पीटीसीएल की ना सेपरेट बैलेंस शीट गिवन होगी, जो मैंने व्हाइट और ब्लू कलर की पकड़ी हुई थी, और पेपर में आपको यूफोन की बैलेंस शीट गिवन होगी जो मैंने ग्रे कलर की पकड़ी हुई थी। और जो पेपर में आपने बनानी होगी, वो जो रंगीन से रंग की आखिर में ब्लू वाली बनी थी, वो आपने बनानी होगी। पीटीसीएल की बैलेंस शीट में डेटर आ रहे हैं, पीटीसीएल की बैलेंस शीट में डेटर आ रहे हैं। सर आसिफ ने जून के महीने का टेलीफोन का बिल 70,000 अभी तक जमा नहीं करवाया, 70,000 अभी तक जमा नहीं करवाया। तो पीटीसीएल की किताबों में यह नजर आ रहा होगा डेटर, और यूफोन की किताबों के अंदर सर उमैर ने अभी तक अपना बिल जमा नहीं करवाया टेलीफोन का, वो 20,000 रुपये महीना है। तो 20,000 रुपये का इनका बिल बन गया, अभी तक इन्होंने जमा नहीं करवाया। तो पीटीसीएल के आपको पता है लैंडलाइन यूजर्स होते हैं, पीटीसीएल उनके रिसीवेबल अपनी बैलेंस शीट में शो करेगी, और यूफोन के मोबाइल यूजर्स होते हैं, वो मोबाइल यूजर का रिसीवेबल शो करेगी। डन हो गया? अच्छा, ये तो हो गए डेटर्स। इसके अलावा अगर मैं मूव करूं ये एसेट्स, मिसाल के तौर पे डेटर एसेट ही होता है ना, और ब्रैकेट में मैं इसका नाम रख देता हूं जी डेटर। अच्छा, यूफोन का एक दफ्तर था, मिसाल के तौर पर यूफोन को वहां ना पैसों की जरूरत पड़ी, तो यूफोन ने पीटीसीएल को कहा कि मुझे कोई बैंक उधार नहीं देता, सुने तुम मेरे बाप हो? इसने कहा हाँ, तो मुझे उधार दे दो, मुझे उधार दे दो, थोड़े से पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। आप बता दें किसी किताबों में रिसीवेबल आएगा, किसी किताबों में पेएबल आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। जब वो उधार दे दिया जाएगा तो आपको नजर क्या आ रहा होगा? एसेट साइड पे, एसेट साइड पे क्या नजर आ रहा होगा? अभी मैं नॉन करंट करंट के चक्कर में नहीं पड़ रहा। इसकी किताबों में क्या नजर आ रहा होगा? लोन रिसीवेबल फ्रॉम यूफोन, लोन रिसीवेबल फ्रॉम यूफोन। मिसाल के तौर पे 90 मिलियन का लोन है, यूफोन की बैलेंस शीट में ये कहां नजर आ रहा होगा? लोन पेएबल, लायबिलिटीज में नजर आ रहा होगा। तो लायबिलिटीज के अंदर, इधर मैंने हेडिंग चेंज नहीं की, एसेट से रखा है। जी, लायबिलिटीज के अंदर क्या नजर आ रहा होगा? लोन पेएबल टू पीटीसीएल। 90 डन। आपने पेपर में बनानी होगी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
ये आपने पेपर में बनाई दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपने क्या बनानी होगी? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी होगी तो इसमें हम क्या कहेंगे कि पीटीसीएल और यूफोन तुम तो सिंगल इकोनॉमिक यूनिट हो। तुम क्या हो? फर्ज कर लें, पेरेंट को छोड़ें, ये फर्ज कर लें शोहर है, ये बीवी है, ये शोहर है, ये बीवी है, तो तुम तो एक हो। निकाह हो गया ना? तो तुम तो एक हो। अब तुम एक हो। अब पीटीसीएल ये कह रहा है कि मेरी बुक्स में रिसीवेबल है 70 रुपए का सर आसिफ से। याद रखिएगा, सर आसिफ पीटीसीएल के लिए एक आउटसाइड वर्ल्ड है। डन। और यूफोन वाले कह रहे होंगे कि सर उमैर से मेरा एक रिसीवेबल है 20 का। इसको हम कंसोलिडेशन में कहा करेंगे एक्सटर्नल वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है। लेकिन शोहर बोलेगा बीवी, शोहर बोलेगा बीवी, मैंने तेरे से 90 मिलियन लेने हैं। बीवी कहेगी सरताज बिल्कुल मुझे याद है, आप परेशान ना हो, ये पैसे मैंने आपको देने हैं, ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये पैसे मैंने आपको देने हैं। अब जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी ना तो उसमें ये नजर नहीं आ रहे होंगे। इसको कहेंगे कंसोलिडेशन में आपस के बैलेंसेस कैंसल करना। इस तरह की चीज अल्लाह आपका भला करे इंट्रो में ही आपको पढ़ा दी जाती है, कॉन्ट्रा एंट्री। एक ही बंदे से पैसे लेने हो और उसी को पैसे देने हो तो उनको आपस में नेट कर दिया जाता है। पूरी कंसोलिडेशन इस थीम पर बेस करेगी कि पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान आपस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो नजर आने दिया करेंगे, लेकिन जब कंसोलिडेशन करना शुरू करेंगे तो सिर्फ आपस वाली ट्रांजैक्शंस को उड़ा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आई रिपीट, पूरी कंसोलिडेशन इस थीम पर बेस करती है कि पेरेंट और सब्सिडरी की एक्सटर्नल वर्ल्ड वाली चीजों को हम टच नहीं करेंगे कंसोलिडेशन करते हुए, सिर्फ इनके आपस के रिसीवेबल्स और आपस के पेएबल्स, इनको क्या कर दिया करेंगे? कैंसल आउट कर दिया करेंगे। अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो फिर तो ये कोई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। कैसे? पीटीसीएल कह रहे हैं मैंने 90 रुपए लेने हैं यूफोन से और मैंने 70 रुपए लेने हैं सर। यूफोन कह रही है मैंने 20 रुपए लेने हैं सर उमैर से और मैंने 90 देने हैं। IFRS 3 और 10 कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है। जब ये आया तो इसने बताया ओ बबलूस तुम्हारा तो निकाह हो गया, तुम एक हो। अब लोग आए हुए हैं घर में और तुम ऊंची ऊंची बोल रहे हो मैं तेरे से 90 लेने, हाँ हाँ मैं तुम्हें दूंगी ना। ओ पागल हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? मतलब शोहर कह रहे हैं मैंने तेरे से पैसे लेने हैं, बीवी कहती है जान चली जाएगी तुझे पैसे दूंगी, टेंशन ना ले। खा दोगी यार, कोई शर्म होती है, कोई याद होती है, तुम दोनों एक हो गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ द निकाह इज डन, द कंसोलिडेशन इज स्टार्टेड। जब तक हमारी कंसोलिडेशन शुरू होगी तो फिर तुम ये आपस की बातें आपस तक ही रखो, इनको आपको बताने की जरूरत नहीं है किसी को। डन। अब मुझे बता दें, एक जर्नल एंट्री होगी, एक जर्नल एंट्री होगी। वो जर्नल एंट्री बताएं क्या होगी? ये जर्नल एंट्री ना आप दोनों की बैलेंस शीट से उठाया करेंगे फिगर। एक की किताबों में रिसीवेबल आ रहे हैं, शोहर को मनाएं पुत्र पुत्र तेरी बीवी है, तेरी बीवी है, रिसीवेबल ना ना बोल मैंने नहीं लेने, बोल फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आते रहेंगे। ये पीटीसीएल की बैलेंस शीट है यूफोन की, इसमें नजर आते रहेंगे ये पैसे, इसमें कोई मसला नहीं। ये बैलेंस शीट आपको पेपर में गिवन होंगी। आपने पेपर में जब कौन सी वाली बैलेंस शीट बनानी है तो इस बैलेंस शीट में ये नजर नहीं आएंगे। अब आप मुझे बता दें, आप एक जर्नल एंट्री करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, लेकिन ये ऐसी जर्नल एंट्री है जो ट्रायल से नहीं निकलती, जो डायरेक्ट बैलेंस शीट की फिगरें उठाकर निकला करेगी। तो बैलेंस शीट की फिगरें उठाएं और बैलेंस शीट की फिगरें उठा के ये एंट्री करें। पहले ना शोहर को मना लें, पुत्र शोहर, आप पुत्र कह रहे हैं ना इसको, हो सकता है आप इसके बाप हो, तो आपके पुत्र ना कर, बीबी है तेरी, ऐसी बातें ना कर, उससे पैसे लेने हैं। मान गया, अच्छा बच्चा था। रिसीवेबल नजर आ रहे? रिसीवेबल को मारे क्रेडिट, इसे कॉन्ट्रा एंट्री आप लोग कहते थे। रिसीवेबल को मारे क्रेडिट। बीवी ऑटो पे लगी होगी, ऑटोमेटिकली कहेगी मैंने कौन से देने थे। बीवी ऑटो पे लगी होगी, बीवी कहेगी मैंने कौन से देने थे। तो अब
बीवी की किताबों में जो पेएबल है, क्या वो पेएबल है या वो भी इनकारी हो गई है? पेएबल को रिकॉर्ड करें या ऑलरेडी रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड चीज को कैंसिल करने के लिए तो उल्ट करते हैं ना, तो उल्टी करें, पेएबल को उल्टा कर दें। कितने से? ये एंट्री करने के बाद मुझे बताएं, क्या हमारी कंसोलिडेशन वाली जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये दो अमाउंट्स नजर आएंगी, या 90 रिसीवेबल खत्म हो गया और 90 का पेएबल खत्म हो गया? खत्म होने के बाद मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनवा दें। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एसेट्स के अंदर सरासे वाला 70 आ रहा होगा और ये इससे कट गया और वो भी एसेट है लकीली। कितना? ये क्या दोनों इकट्ठे क्यों हो गए? एकदम 70 और 20 इकट्ठे नजर आने लगे हैं। कंसोलिडेशन होता है चीजों को जमा कर देना, तो 70 और 20 को हमने जमा कर दिया। हम दोनों का रिसीवेबल कितना है? दोनों का रिसीवेबल कितना है? 90। आपस का रिसीवेबल कितना है वो यहां बैलेंस शीट के मुंह पे शो नहीं हो सकता, वो हम जर्नल एंट्री करके वर्किंग में इसको कैंसिल किया करेंगे। कैंसलेशन ऑफ आपस के बैलेंसेस, रिश्ते नहीं, रिश्ता बरकरार रख के कैंसिल करना है आपने, यही तो कमाल है। चलें नोट करें, ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है, कहीं एंड पे यही ना पता चले, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। रजिस्टर राइटिंग देख लूं पहले मैं। जी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये मौजूद होंगी चीजें कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, क्योंकि हम दोनों एक हैं। पीटीसीएल और यूफोन अब एक ही नहीं है। हाँ, इसी को तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स कहेंगे। नहीं, वो एक नहीं होंगे, वो अलग अलग ही होंगे। उस वाली अकाउंटिंग यहां चलती रहेगी सेपरेट। अच्छा, 100% कैंसिलेशन होगी, चाहे आपने उसे 70% खरीदा, 80% खरीदा, 90% खरीदा हो, कैंसिल 100% होगा। ओके, नहीं यूजर की अब मैं बात करने लगा, यूजर के लिए अलग प्रोग्राम है। ये एंट्री ना ट्रायल से उठेगी ना कोई जनरल एंट्रीज इसकी होंगी, ये एंट्री डायरेक्ट दोनों की बैलेंस शीट से उठ के हुआ करेगी। अच्छा, यूफोन जो है ना, यूफोन का पुराना शेयर होल्डर कौन था? पुराना शेयर होल्डर सऊदी किंग, और नया शेयर होल्डर पीटीसीएल। ये वैसे ही मैंने एक बात, वो रजिस्टर कहाँ गया है? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आ गया तू, उसी जैसा उसने एक और रजिस्टर निकाल दिया। अब आप मुझे ये बताएं, ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने, भाई इधर देख लें, ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई है? इसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई है? यूफोन के अकाउंटेंट ने, इसे भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाई है? पीटीसीएल के अकाउंटेंट ने, इससे क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स को डिस्पैच होती हैं। जो यूफोन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, यूफोन की, वो तो चली जाएंगी यूफोन के ओनर्स की तरफ। वो किनकी तरफ चली जाएंगी? यूफोन के ओनर्स की तरफ, वो तो उधर चली जाएंगी। और जो ये जो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पीटीसीएल की अकेले वाली और पीटीसीएल की
कंसोलिडेटेड। ये दोनों इकट्ठी होकर चली जाएंगी किसके पास? जिसने खरीदा हुआ है। यानी कि अगर आप पीटीसीएल के शेयर होल्डर हैं, पीटीसीएल 1970 में बनी थी, उसमें बाबा जी रहमत थोड़े से घर से पैसे लाए थे, बाबा जी बशीर घर से पैसे लाए थे, तो 1970 में पीटीसीएल बनी थी, वो ओनर है असल में पीटीसीएल के। उनके घरों में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचेगी ना 320 गांव में, उनके घरों में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचेगी वो पीटीसीएल की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होगी। इसमें पीटीसीएल यूफोन इकट्ठे नजर आ रहे होंगे। और कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचेगी? पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। इसलिए जो पैकेजेस कंपनी है ना, पैकेजेस कंपनी, वो कंपनी भी बाप है, उसने भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अगर मैं कहता हूं पैकेजेस कंपनी ने किसी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो पैकेजेस कंपनी की ये जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आ रही है, ये पीटीसीएल टाइप कोई चीज है। पैकेजेस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको क्या नजर आएगा? पैकेजेस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले अगर आप चलें तो पेज नंबर, ये पता नहीं कंपनी लॉ और ऑडिट वाले क्या क्या ऊपर कहानियां डालते रहते हैं, फारिग करो यार, हमने तो काउंटिंग करनी है। तो इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19, ये सेपरेट है। कैसे पता चला? अनकंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अनकंसोलिडेटेड। तो पैकेजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप डाउनलोड करें तो इसमें आपको मिलेंगी कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसकी जाती। ये भी पैकेजेस के ओनर्स के पास जाएंगी, इनको क्या कहेंगे? अनकंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें जो आपको नॉन करंट एसेट्स नजर आ रहे होंगे पीपीई टाइप, ये शायद सिर्फ 7.2 बिलियन के नजर आ रहे हैं, रुपीज इन थाउजेंड है ना, हाँ 7.2 बिलियन के नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ये मैं सिर्फ पेज 76 पे हूं, पता नहीं कंपनी लॉ और ऑडिट वालों ने कुछ कहा होगा, जो कहानियां लिखी जा रही थी। जब मैं आगे चलता रहूं तो एक वक्त ये आएगा कि इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आनी खत्म हो जाएंगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनती है, सेपरेट सेपरेट बैलेंस शीट भी बनती है, सेपरेट पीएनएल भी बनता है, सेपरेट स्टेटमेंट इन इक्विटी भी बनती है, सेपरेट नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, सेपरेट कैश फ्लो भी बनती है। अब हम मूव करने लगे किन अकाउंट्स की तरफ? कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की तरफ। अब ये कोई डायरेक्टर रिपोर्ट आ गई है कंसोलिडेटेड की, इसको छोड़ें, ये तो पता नहीं कंपनी लॉ और ऑडिट वाले क्या टाइम जाया करते रहते हैं। हम आते हैं अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग में आके ये कंसोलिडेटेड, सेपरेट के ऊपर सेपरेट लिखा नहीं हुआ था। अब ये कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? इसमें मेरे ख्याल से पीपी इतनी कम अमाउंट पे नजर नहीं आ रहा होगा। ओए तेरी खैर, उधर कितना था पीपी? 7 बिलियन। और सब्सिडरीज डालते होते हमारी ज्यादा सब्सिडरीज हो, 27 बिलियन के ऊपर हमारे पीपीज पहुंच गए। ये क्यों पहुंच गए हैं? क्योंकि हमने कंसोलिडेशन की है, पीपीज उसके डाले हैं, लैंड बिल्डिंग सारी चीजें डन हो गया। तो ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बोले? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आईएफआरएस 8 के डिस्क्लोजर आपको ऊपर वाली में नजर नहीं आएंगे। ये मैंने आपको आईएफआरएस 8 के शुरू में बात बताई थी। आईएफआरएस 8 के डिस्क्लोजर सिर्फ कंसोलिडेटेड में आप देते हैं, वरना फिर डुप्लीकेशन हो जाएगी, बड़ा लंबा काम हो जाएगा। आईएफआरएस 8 के डिस्क्लोजर आप पीटीसीएल, यूफोन सबके सेगमेंट से इकट्ठे करें और इकट्ठे करके फिर आप सारे टेस्ट पास करें। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स पे आईएफआरएस 8 लगता है। लेकिन अगर आपने कंसोलिडेशन करनी नहीं, अगर आपने किसी को खरीदा ही नहीं, आप में इतनी पावर ही नहीं किसी को खरीदें, तो फिर आप अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आईएफआरएस 8 लगाएंगे, वरना किस में लगाएंगे? तो अगर एक एंटिटी सेपरेट अकाउंट्स भी बना रही है, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बना रही है, तो आईएफआरएस 8 ऊपर नहीं लगेगा, आईएफआरएस 8 यहां लगेगा। और जाके हम मेरे ख्याल से पेज नंबर 170 के कहीं और नीचे जाके देखा करते थे। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमारे सिलेबस में नहीं है, और इसके बाद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, और उसके बाद नीचे है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वही सारी चीजें जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनती हैं, बाद में किसके लिए बनती हैं? तो अभी तो इब्तिदा है सीए की, देखो आगे आगे होता है क्या। ओके चलें जी, यहां तक हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब ये पैकेजेस के जो ओनर्स हैं उनको कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गई हैं पीडीएफ में इकट्ठी होके? 2। एक पैकेजेस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरी, चलें जी पहला सवाल कंसोलिडेशन का निकाल, प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें। पेज नंबर मुझे बता दें। 32 पेज पेज नंबर 32। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्लांट खरीदने की एंट्री क्या होती है?
प्लान डेबिट, बकरा खरीदने की एंट्री, बैचलर इन आर्ट्स डेबिट, बैचलर इन आर्ट्स या बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। सॉफ्टवेयर खरीदने की एंट्री क्या होती है? इंटेंजिबल डेबिट। सऊदी किंग को जब हमने पैसे दिए तो हमने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे, डेबिट किसे करूं? शेयर्स डेबिट नहीं अच्छा लफ्ज़ है, शेयर्स डेबिट नहीं अच्छा लफ्ज़। शेयर कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल तो क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, शेयर कैपिटल तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट करेंगे। तो अगर अब नहीं समझ आ रहा तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी लिख देंगे आप, पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बता दें पीटीसीएल अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब सऊदी किंग से मीटिंग करेगी, वो ऊंट खा लेगा, हम बिस्किट पे गुजारा कर लेंगे, मीटिंग ओवर हो जाएगी। तो मीटिंग के एंड पे जब हम, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस मीटिंग में होगा क्या, जरा खुल के बातचीत तो होगी। ये सऊदी किंग है, ये इसने चोगा पहना हुआ है, अच्छा ये पीटीसीएल के डायरेक्टर्स आए हुए हैं, ठीक है जी। अब ये पीटीसीएल के डायरेक्टर्स भी हैं, सऊदी किंग भी हैं। सऊदी किंग क्या लाया होगा? एक्सेलेंट, सऊदी किंग ब्रीफकेस लाया होगा। नहीं भाई, इसमें पाउडर नहीं, इसमें इसने ब्रीफ केस में इसने कहीं बात लाइव ना चली जाए, इसने ब्रीफ केस के अंदर जो है वो शेयर्स डाले होंगे, बैकएंड पर रखे हुए हैं, अभी तो निगोशिएशन चलेगी तो फिर देखना। तो इसने अपने बैकएंड पे इसने जो है वो शेयर्स रखे होंगे अपनी गाड़ी में यूफोन के, और पीटीसीएल के डायरेक्टर नोटों के कमरे होंगे बैकएंड पे, ऐसे ही तो नहीं यूफोन मिल जानी, तो पीछे नोट ही नोट होंगे, अरबों रुपया होगा जो पीटीसीएल कैश की फॉर्म में लेके आएगा, और फिर निगोशिएशन होगी और शेयर्स किसके पास आ जाएंगे? पीटीसीएल के डायरेक्टर्स के पास या पीटीसीएल के पास, और कैश किसके पास चला जाएगा? सऊदी किंग के पास। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि पीटीसीएल क्या एंट्री करेगी शेयर खरीदने की, वो आप मुझे बता रहे थे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, यानी शेयर्स वाला ब्रीफकेस डेबिट और कायदे आजम वाले नोट गए कैश क्रेडिट, ये सेपरेट में एंट्री होगी। पीटीसीएल बॉट 80% शेयर्स ऑफ यूफोन बाय पेइंग 70 मिलियन, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पीटीसीएल, इन द सेपरेट बुक्स ऑफ पीटीसीएल। सेपरेट बुक्स ऑफ पीटीसीएल में बता दें क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डन। तो व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर बाइंग शेयर्स? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 1, छुट्टी नहीं करनी आज के बाद ऑनवर्ड्स आपने। क्वेश्चन नंबर 1, कहीं जाने अच्छा, ये मैं ना सब्सिडरी, ये किसकी बैलेंस शीट है? पीटीसीएल की। कौन सी? सेपरेट। और ये किसकी बैलेंस शीट है? यूफोन की, ठीक है जी। कल ना ये गत्ता उतार के खाली मुझे दे देना। अच्छा ये यूफोन की बैलेंस शीट है, कौन सी वाली? सेपरेट। रिक्वायरमेंट क्या है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनानी है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। सवाल खामोश होगा तो हम एज्यूम किया करेंगे पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट सही बनी है, इसमें कोई एरर नहीं है, सबने अपनी बैलेंस शीट सही बनाई है। मुझे बता दें हमारा ईयर एंड क्या है? 31/12/12, और कंसोलिडेशन भी, कंसोलिडेशन की डेट 31/12/12, यानी जिस दिन हमने सऊदी किंग से मीटिंग की उसी दिन की डेट सारी गिवन है। तो कल इंशाल्लाह हम ईयर एंड और कंसोलिडेशन डेट को डिफरेंट करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम इसको सेम रखेंगे। हमारा ईयर एंड है 31/12/12 और कंसोलिडेशन भी हमने किस दिन करनी है? 31/12/12 को। पेरेंट ने एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ यूफोन ऑन 31 दिसंबर 2012। 31 दिसंबर 2012, ये इसे कहते हैं एक्यूजिशन डेट। क्या कहते हैं बोले? एक्यूजिशन डेट। वो बैलेंस शीट डेट है, ये कंसोलिडेशन डेट है और ये एक्यूजिशन डेट है। लकीली तीनों चीजें एक ही दिन है। ओके, किस दिन खरीदे हमने जी? 31/12/12 को। अब आप मुझे ये बता दें, ये आपको एक नई चीज नजर आ रही है, सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी छुपाने लगा हूं, ये आपको नई चीज नजर आ रही है। ये किसकी किताबों में नजर आ रही है? पेरेंट की। पेरेंट की कौन सी किताबों में नजर आ रही है? पेरेंट की कौन सी किताबों में नजर आ रही है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट छुपी हुई है? यूफोन की। और किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी आंखों के सामने है? पीटीसीएल की। पीटीसीएल ने सऊदी किंग को कितनी पेमेंट की है? 10,000 पे टू ओल्ड ओनर्स ऑफ एस बाय पी। पेरेंट ने सब्सिडरी के ओल्ड ओनर्स को 10,000 रुपए दे दिए। नोट कर लें,
पेड टू ओल्ड ओनर्स ऑफ सब्सिडरी, पेमेंट किसने की है? पेरेंट ने। सब्सिडरी को ना ना ना, सब्सिडरी के ओनर्स को। ओके, अब पर्दा जी जी। पीटीसीएल कंपनी, पीटीसीएल कंपनी। अच्छा, अब मोहतरम मैं सब्सिडरी की बैलेंस शीट से हाथ हटाने लगा हूं। सब्सिडरी की बैलेंस शीट आपके सामने आ गई है। ये पता है क्या है? ये पीपी, ये पीटीसीएल की लैंड बिल्डिंग एक्सचेंज नहीं नजर आती रास्ते में जाते हुए पीटीसीएल की, ये वो वाली हैं लैंड बिल्डिंग्स वगैरह। और ये सब्सिडरी की भी लैंड बिल्डिंग्स होंगी, कोई खंबे लगे हुए, फिक्स एसेट टाइप लगी हुई चीजें। ये पीटीसीएल के दराज में पैसे पड़े होंगे करंट एसेट्स वाले, और ये यूफोन की दराज में पैसे पड़े होंगे करंट एसेट्स वाले, तो ये इनके अपने पैसे होंगे। ओके, आगे यूफोन ने किसी के शेयर नहीं खरीदे हुए, यूफोन ने आगे किसी के शेयर नहीं खरीदे हुए, फिलहाल हमने यूफोन के शेयर खरीदे हुए। मुझे बता दें पीटीसीएल ने यूफोन को कितने % खरीद लिया? 100% खरीद लिया। इंट्रो पड़ी हुई है, FR1 पड़ी हुई है। चलें, एक इंडिविजुअल है, वो कहते हैं मेरा कैपिटल है 70 मिलियन, मेरा बैंक लोन है 15 मिलियन, और बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल टू वापडा 3 मिलियन। ये पैसे किसको पेएबल हैं? कोई एक दुकानदार जेब में लिया है ना, ये पैसे किसको पेएबल हैं? एमसीबी बैंक जाएगा दुकानदार और दे देगा ये पैसे। ये पैसे किसको पेएबल हैं? वापडा को पेएबल हैं। ये पैसे किसको पेएबल हैं? ये दुकान ने, मैंने कहा ओनर्स छोड़े, एक ही ओनर है बंदा, सोल प्रोप्राइटर है। ये पैसे किसने किसको देने हैं? अगर आज दुकान बंद हो जाए तो ये पैसे, बोले बोले बोले, अगर आज दुकान बंद हो जाए तो ये पैसे किसने किसको देने हैं? दुकानदार ने नहीं देने, दुकान ने दुकानदार को देने हैं। दुकान सेपरेट कहते थे ना अकाउंटेंट क्लासों में, इंट्रो में पहली 4-5 क्लास में बता दिया जाता है दुकान एक चीज है, वो चीज है। तो इसलिए कह सकता हूं कैपिटल इज पेएबल टू ओनर। इज इट सो? कैपिटल इज पेएबल टू ओनर, और इसमें कुछ पैसे ओनर घर से लाया होता है। कई दफा कंपनीज प्रीमियम पे भी शेयर इशू कर देती हैं, और इसमें कुछ पैसे रिटेन्ड अर्निंग के मद में भी पड़े होते हैं जो बिजनेस ने कमाए होते हैं। तो ओनर का किन किन पैसों पे हक होता है? क्या शेयर कैपिटल ओनर का होता है? बिल्कुल। ओनर अगर घर से 10 रुपए के शेयर 12 रुपए के बने तो और पैसे लाते हैं। शेयर प्रीमियम की एंट्रीज में पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट में। और तीसरी और आखिरी बात, क्या बिजनेस में अर्निंग्स पड़ी होती हैं? अगर बिजनेस में अर्निंग्स पड़ी होती हैं तो ये अर्निंग्स भी किसको देनी होती हैं? ओनर्स को देनी होती हैं। तो मुझे बता दें ये कैपिटल किसको पेएबल होता है? ओनर को पेएबल होता है। जी बिल्कुल, ये लाइबिलिटी साइड थी, ये कैपिटल और लाइबिलिटी साइड थी, इंट्रो FR1 साइड नहीं थी। ये कैपिटल और लाइबिलिटी साइड थी। एसेट्स में फर्ज करें ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन वाइंड अप होने वाली है, इसके पास सिर्फ कैश पड़ा हुआ है, एसेट्स में कैश पड़ा हुआ है 88। ये बैलेंस शीट क्या हो गई? टैली हो गई। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने पैसे पड़े हैं? 88 में से 3 रुपए किसको दे देगी? वापडा वालों को, अगर वाइंड अप हो जाए। 15 रुपए किसको दे देगी? एमसीबी को। और 70 रुपए किसको देगी? भाई कंसोलिडेशन में कॉन्सेप्ट बड़ी गौर से समझ रहे हैं आपने, ठीक है। और ये पैसे 70 रुपए जो बचेंगे इस दुकान में, वो किसके किसके होंगे? किसका हक है इसका? ओनर। तो कैपिटल इज कॉल्ड एज पेएबल टू ओनर्स। सब्सिडरी की बुक्स में इसे हम क्या करेंगे? सब्सिडरी की बुक्स देखा ही नहीं ऊपर आपने। इसे हम क्या करेंगे? सब्सिडरी की बुक्स। इसे क्या करेंगे? पेरेंट की बुक्स। इसे कहा करेंगे पेरेंट्स की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसे कहेंगे सब्सिडरी की। सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो 7,000, 2,000 और 1,000 है, अगर मैं आज सब्सिडरी को वाइंड अप कर दूं तो इसमें कोई लाइबिलिटीज वगैरह, बिजली के बिल वगैरह या कोई और चीजें फिलहाल नहीं। ये पैसे किसको पेएबल हैं? पेएबल टू नहीं, ओल्ड ओनर नहीं है। अब तो खरीद लिया भाईजान, हमने शाम 5 बजे खरीद लिया और रात 12 बजे खड़े होकर कंसोलिडेशन करने लगे हैं। ये पैसे सब्सिडी ने किसको देने हैं? ओनर्स को देने हैं। ओनर कौन है? ओनर कौन है? तो क्या मैं कह सकता हूं ये पैसे पेएबल टू पीटीसीएल है? क्या सब्सिडरी ये कह सकती है कि
मेरे एक सरमाए में पैसे पड़े हैं, पुराने ओनर तो हम मुझे बेच के चले गए, अब मैं बन गई हूं पीटीसीएल की। अब अगर आज मैं बंद होती हूं तो सारा पैसा यूफोन की बिल्डिंग्स बेच के, लैंड बेच के, प्रॉपर्टीज बेच के, डेटर से पैसा रियलाइज होके, लाइबिलिटीज पे करने के बाद जितना पैसा यूफोन में बचेगा वो सारे का हक किसको है? जो इसका 100% ओनर है वो कौन है? अब मुझे अगली चीज ये बता दें कि शोहर क्या कह रहे हैं, मैंने कितने तेरे से लेने हैं? 10,000। 10,000 की उसको जान नजर आ रही थी तो इसने पैसा इन्वेस्ट किया ना इसके अंदर। शोहर कह रहे हैं मैंने 10,000 लेने हैं, बीवी कह रही है हाँ 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 सरताज मैंने तुझे 10,000 देने हैं। ये लोन रिसीवेबल और पेएबल की एडजस्टमेंट नहीं है, ये है उसी तरह की एडजस्टमेंट लेकिन इक्विटी और इन्वेस्टमेंट्स की। अभी मैं इन सारी फिगर्स को पकड़ूंगा, इस डेबिट को पकड़ के मैं करूंगा यहां क्रेडिट और इन क्रेडिट्स को पकड़ के यहां करूंगा डेबिट और इसका भी नाम रखूंगा कैंसलेशन ऑफ आपस के बैलेंसेस। लोन इसलिए पहले आपको समझा दिया था क्योंकि लोन जरा इजीली समझ आता है, इक्विटी और इन्वेस्टमेंट जरा थोड़ा सा टाइम लगा के समझ आती है, इसलिए इस मिसाल को मैंने बाद में समझाया है। तो अब मुझे बता दें किसने इन्वेस्टमेंट की 10,000 की? इसी उम्मीद से की होगी ना कि 10,000 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, अगर वो बेचारी डिफॉल्ट भी कर जाती है तो इतना तो दे ही जाए। अगर कोई बेचारी को बंद करना पड़ता है कारोबार, या पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ कहता है भाई यूफोन आप बंद हो जाए तो यूफोन मुझे कुछ तो देके जाएगी, इस उम्मीद में इसने 10,000 इन्वेस्ट किया होगा या आंखें बंद करके 10,000 इन्वेस्ट कर दिया होगा? इस उम्मीद में इन्वेस्ट किया होगा ना कि 10,000 मुझे देगी। तो ये कह रहे हैं मैंने तेरे से 10,000 लेने हैं और ये कह रही है मैंने तुझे 10,000। कभी कभी ये फिगर मैच नहीं किया करेगी, फिर हम उसकी बात करेंगे कि असल में सब्सिडरी ने 10,000 देने थे लेकिन पीटीसीएल ने 11-12,000 में खरीदा क्योंकि पीटीसीएल को इसमें कुछ गुडविल या अच्छी चीजें नजर आ रही थी जिसलिए इसने ज्यादा पैसे दे दिए। फिलहाल पहला सवाल है, मैंने जानबूझ के फिगर्स को सेम रखा है। क्या सेम रखा है? लेने वाला क्या कह रहा है मैंने कितने लेने हैं तेरे से? 10,000। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है ना कि आप किसी बकरे के अंदर क्यों इन्वेस्ट करते हैं, 50,000 रुपए का बकरा क्यों लेते हैं? कि उसके बदले आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट नजर आ रहे होते हैं, या उसका आपको उसने बेचना होता है या आपने बकरी या आपने से दूध लेना होता है। तो इट डिपेंड्स कि आपने उसे क्या लेना है। तो मैं अगर 10,000 की चीज बाजार में जाकर खरीद रहा हूं तो पागल हूं खरीद रहा हूं या उस चीज में इतनी जान है तो खरीद रहा हूं? चीजों में जान उनको हिला के देखा जाता है, बकरे को हिला के, गाय को हिला के देखा जाता है उसमें कितनी जान है। यूफोन में जान देखी जाती है उसकी इक्विटी को देख के। तो बताएं कंपनीज में अगर हमने जान देखनी हो कि कंपनीज के अंदर कितनी जान है तो अगर हमने यूफोन में देखना है कि यूफोन में कितनी जान है तो कैसे चेक करेंगे यूफोन में कितनी वर्थ है? उसकी इक्विटी देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं इक्विटी ना देखो, कुछ लोग कहते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज देख लो, तो अगला चपेट मारता है वही इक्विटी होती है। कुछ लोग जो सादा लोग होते हैं ना जिनको अकाउंटिंग नहीं आती, वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं 88 रुपए पड़े हैं, 18 रुपए चले जाने हैं, 70 रुपए इंशाल्लाह में मिलेंगे। तो एक तरीका होता है कंपनी में वर्थ देखने का कि उसके एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दी जाए। दूसरा तरीका है कंपनी में वर्थ देखने का कि उसकी क्या देखी जाए? इक्विटी देखी जाए। तो मुझे बता दें 10,000 जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं बदले में मुझे 10,000 इसने देने हैं तभी मैंने इन्वेस्ट किए होंगे, वरना मैं ये इन्वेस्टमेंट्स ना करता। अब आप पहली जर्नल एंट्री मुझे बता दें जो मैं करूंगा। अब मैं जर्नल एंट्री करने लगा हूं। बिरयानी आती है तो सबसे पहले नजर आपकी किस पे जाती है? लेग पीस पे। अच्छा, जैसे ही कंसोलिडेशन का सवाल आएगा ना आपकी राल यहां से टपकेगी। योर राल विल टपक लाइक एनीथिंग। आपकी राल टपक, भाई इधर देख रहे हैं सारे। जैसे ही कंसोलिडेशन का सवाल आएगा आपकी राल, और आप दीवाना वार ढूंढेंगे कितने वाली कितने में खरीदी। आस्ता से बोल रहे हैं आपने, कितने वाली कितने में खरीदी। ये आपने सबसे, यानी कि आपकी राल टपक रही होगी दीवाना। ये लेग पीस ढूंढ रहे हैं आप, ये लेग पीस ढूंढ रहे हैं आप। हिला लगे अम्मी कह रही बेटा बार बार क्यों चम्मच लगा रहे हो? अम्मी मैं जरा वो ठंडी कर रहा हूं तो बार। अच्छा, तो अब तरीके बता रहे हैं हमें। अच्छा, तो कितने वाली चीज कितने में खरीदी, तो ये चीज हमें 10,000 दे जाएगी, इसलिए हम 10,000 इन्वेस्ट करने को क्या हो गए हैं? तैयार हो गए हैं। लेकिन दूसरे एतबार से सोचें, इट इज जस्ट लाइक रिसीवेबल। ये एक रिसीवेबल टाइप चीज है। अगर सब्सिडी बंद होती है तो इंशाल्लाह सब्सिडी की सारी चीजें बेच के पैसे इंशाल्लाह हमारे हैं। और इट इज लाइक पेएबल। इनको पकड़ा करेंगे और इनको पकड़ के एक एंट्री किया करेंगे, जर्नल एंट्री। कैंसिलेशन का तरीका क्या होता है? डेबिट्स वालों को और क्रेडिट्स वालों को डेबिट कर दें। पहले ना शोहर को मनाएं, छड़ दे यार, तूने नहीं लेने सब्सिडी से पैसे। अब कंसोलिडेशन होने लगी है, सेपरेट में एतराज नहीं करना आपने, सेपरेट में कोई गलती नहीं है।
बट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन आप समझ लगे ये दोनों क्या हैं, सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। अगर ये दोनों सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है और इनकी इकट्ठी वाली बैलेंस शीट बनने लगी है तो फिर ऐसी बातें ना करो कि तेरे से मैंने 10,000 लेने हैं, हाँ मैंने तुझे 10,000 देने हैं, फिर ऐसी बातें ना करो। अब इन्वेस्टमेंट्स को पकड़ें और मारें क्रेडिट, कितने से, 10,000 से, और उधर से सारे क्रेडिट्स पकड़ें और उनको डेबिट मारें, उड़ा दें कैपिटल, उड़ा दें प्रीमियम, उड़ा दें अर्निंग्स, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट। और ये अर्निंग हम उड़ा रहे हैं, ये पेबल्स असल में उड़ा रहे हैं, ये पेबल टू पीटीसीएल है पैसे, ये पेबल टू पीटीसीएल है, वो उड़ा रहे हैं। तो कितनी अमाउंट, 7, 2 और 1। फिलहाल ये एंट्री टैली कर गई है, अगले से अगले सवाल में एंट्री टैली नहीं करेगी, फिर हम देखेंगे वहां पे क्या मसला आया। तो बता दें जी 10 वाली चीज कितने में खरीदी, 10 में खरीदी। ये एंट्री करने के बाद, एक मिनट, ये एंट्री करने के बाद इधर देखें, क्या मैं 10,000 को ऐसे काट सकता हूं? अब मैंने काट दिया, अब मैं क्या करूंगा, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन देख लें कैसे होती है। कंसोलिडेशन कैसे होती है, देखिएगा देखिएगा, 50 जमा 6 56, 0 जमा 0 0 कट गया ना वो तो, 20 जमा 4 24, डन। टोटल ये मैं क्या बना रहा हूं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कितना हो गया, 80। ये 7, 2 और 1 कट चुके हैं, 40 जमा 30 इज इक्वल टू, ये बन गई हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया एग्जाम लेवल का। अच्छा, तो ये पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया, 15 नंबर का सवाल है। अच्छा नहीं, अलग अलग करो, अलग अलग करो प्लीज, डू नॉट नोट इट डाउन, लेट्स कम ऑन एग्जाम फॉर्मेट। एग्जाम फॉर्मेट में आए और चीजों को नोट करें। कंसोलिडेशन में आपने होमवर्क किसी भी दिन नहीं छोड़ना। चलेंगे। अच्छा, इसमें ना हेड नाम आया करेगा पी ग्रुप, पी ग्रुप का नाम आया करेगा। आने वाले दिनों में तो नाम लिखा हुआ करेगा मोंकी डोंकी, तो फिर हम उस तरह हेडिंग दे देंगे मोंकी की। तो अभी पेरेंट और सब्सिडरी सिर्फ लिखा हुआ है तो मजबूरन मुझे पी का नाम देना पड़ा है। पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ। सर जब आप पहली क्लास से ना शुरू करते हैं क्या कहते हैं एब्रीविएशंस लिखना, तो ये आदत हमारे अंदर भी पढ़ने लग जाती है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/12। करें नोट। यार वो लाओ जरा इधर कैमरा, आपके मुझे कुछ कीमती मिनट चाहिए होंगे, इधर अटेंटिव रहें। कल आपके ना ये 3 बच्चों के पेपर मैंने रिव्यू किए हैं जो टीएस ने चेक किए थे, 1, 2 और तीसरा भी इधर ही है। हसनात साहब कौन है? हसनात, वेल डन। बड़ी बड़ी ज़बरदस्त आपने वर्किंग्स की हैं। कुछ चीज़ें थी जो क्लास में हम बड़े लेंथी तरीके से करते थे, इन्होंने बड़े शॉर्ट तरीके से किए हैं। अच्छा, तो ये 3 पेपर्स जो है वो टीए ने चेक किए हैं, तो उनको मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करूंगा, कुछ एग्जामिनर कमेंट्स भी देने हैं। लेकिन अजीब फॉर्मेटिंग और जी यार, ये देखें एमसीक्यूज अब आईकेप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप सिर्फ एमसीक्यूज के नंबर दें और उनकी वो लिखें। अगर आपने वर्किंग्स करनी है तो आप नीचे जाके उसकी वर्किंग कर दें। ऐसे डब्बा बना के तो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बीच में वर्किंग भी करनी पड़ी होती है और भी कुछ करना पड़ा होता है। तो एमसीक्यूज में पता ही नहीं चल रहा कहाँ वर्किंग आ रही है और कहाँ वो आ रहा है। तो पेपर के अंदर इट इज हाउ यू विल सॉल्व एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 1, अब ये बच्चों वाली बातें बतानी पड़ी। एमसीक्यू नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन बी ऑप्शन, ताकि वाजे तौर पे पहले पेपर मार्क करने वाले को ये तो पता चले कि आपने किया क्या है। लेकिन याद रखिएगा एमसीक्यू के अंदर आप जितनी मर्जी अच्छी वर्किंग कर लें, आपको वर्किंग का 1 नंबर नहीं मिलना अनलेस कि आपकी ऑप्शन सही वाले टिक ना हो। ये बाकी ये जो पेपर में 10 नंबर है ना एमसीक्यूज वाले, इसमें आप ये ना उम्मीद करें कि मैं वर्किंग कराऊंगा किसी हद तक तो शायद मुझे मार्क्स दे दे। बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा, या मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दरमियान वाला कोई रास्ता नहीं है। तो एमसीक्यूज में इस तरह होगा, वर्किंग नहीं की होगी तो भी मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपका तुक्का सही लग गया। इस साथ वाले नहीं देखते, ऐसी बातें ना किया करें, तुक्का कर लें। अच्छा, अब ये देखें इसने नोट बनाया है आईकैप ने, लेकिन आईकैप ने ये गलती की है कि ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपनी का नाम वगैरह ये लिखना चाहिए था, इसको ये इसने नहीं लिखा। करंट टैक्स सिलेबस पूरा लिखा है, डेफर्ड टैक्स पूरा लिखा है। आईकैप वैसे पॉजिटिव यूज कर रहा है इधर सीटी डीटी के लिए, हम नेगेटिव यूज करते थे क्योंकि खर्चा है। अच्छा, सीटी डीटी हो गया, ये टोटल हो गया। फिर इसने रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट, पीबीटी, टैक्स रेट, उसके बाद टैक्स है 30%, टैक्स रेट का लॉस अलग से नहीं डाला, टैक्स है 30%, और वो जो 3-4 रिकंसाइलिंग आइटम थे वो डाले।
कहीं कहीं एब्रीविएशन यूज नहीं करा। इसके बाद इसने करंट टैक्स की हेडिंग दी है और ये चीजें साथ साथ एड लेस की हैं। हम एड और लेस की अलग अलग हेडिंग बताते थे, इसने साथ साथ एड और लेस की हैं। यहां भी कोई एब्रीविएशन यूज नहीं की, टैक्स DEP और ये कोई एब्रीविएशन यूज नहीं की, पूरे पूरे इसने लफ्ज लिखे हैं। और इसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट, ये आई कि आपने गड़बड़ की थी सेटेंड में ना, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का कॉलम नहीं डाला और जाहिर बात है CA कर लिया था उस बंदे ने, उसने सीधे सीधे डिफरेंस निकाले हैं। लेकिन मैं जो आपको सोल्यूशन अपलोड किया कल, उसमें मैंने कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का कॉलम डाला है जो कि हमने पेपर में डालना है। डायरेक्ट डिफरेंस निकालना अभी हम इतने बड़े नहीं हुए, कल आपको कोई एग्जामिनर आएगा उसने डायरेक्ट DTL DTA निकाल देना है। हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। डेफर्ड टैक्स और DTL स्लैश ए उसने नहीं लिखा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश डेफर्ड टैक्स एसेट एज एट पूरा पूरा उसने लिखा है और सारी चीजें निकाली हैं। इन द एंड उसने नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों लिखी है? हाँ, एक जगह आप नंबर सेव अपने सेव कर सकते हैं, साथ साथ DTL DTA लिखने की बजाय DTL के लिए उसने पॉजिटिव यूज कर लिया, DTL के लिए नेगेटिव उसने ऊपर बता दिया है। मैं DTL के लिए पॉजिटिव यूज कराऊं और DTA के लिए नेगेटिव यूज करूं। यह IAS 12 का सवाल है। और लीज का सवाल भी था इस अटेम्प्ट में, लीज का सवाल, ये लीज का सवाल, ये कि उसने बैलेंस शीट बनाई है, नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, लीज लायबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी 2021-2020, ये नोट भी इसमें मांगे थे, बैलेंस शीट भी मांगी थी, नोट भी मांगे थे, तो नोट का रेफरेंस दे दिया इसने। इसके बाद इसने P&L बनाया 21 का 20 का, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट, फोटोकॉपी रेंटल शायद वो हो कोई शॉर्ट टर्म लीज होगी ना, तो उसको रेंट एक्सपेंस में डाल दिया, ये और कोई वजह होगी। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं, वो जो आप अक्सर पूछते हैं ROU का नोट बनाने, IAS 16 टाइप, ये वो वाला नोट है, ओपनिंग, एडिशन, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, ये IAS 16 टाइप नोट है ना, ये IAS 16 टाइप नोट बन गया LSE का। और उसके बाद मेच्योरिटी एनालिसिस, मेच्योरिटी एनालिसिस में उसने थोड़ी कंजूसी की है, हम थोड़ा खुला काम करते हैं। उसने लिखा है नॉट लेटर लेस देन 1 ईयर और 1 से 5 उसने सारे का आगे इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन हम स्लैब्स बनाते हैं, लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, तो आप 1 to 2, 2 3 उसी तरह बनाइएगा। और उसके बाद इन द एंड आपको पता है मेच्योरिटी एनालिसिस ही बनता है LSE में, रिकॉन्सिलेशन नहीं बनती LSE में। आगे उसने फिर वर्किंग्स की हैं, वर्किंग्स का उसका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है, तो डेट इज ऑल। उसने कहीं भी एब्रीविएशन यूज नहीं की, एक जगह उसने एब्रीविएशन यूज किया है लेकिन आगे उसने ब्रैकेट में लिख दिया है कि मैं UGR भी नीचे यूज करना है और ऊपर जो है वो मैंने इसका बता दिया कि ये क्या है। तो ये थोड़ी बहुत ही चीज़ एक्सेप्टेबल है कि आप हेडिंग दे दें और नीचे जो है वो बता दें कि इससे क्या मुराद है। और दूसरा जो है वो भाई ये जो आपने सॉल्व किए हैं, अब आप ये जरा देखें, ये एक पहला सवाल सॉल्व हुआ है, ये तो MCQs हैं, ये अब आप MCQ सॉल्व हुए हैं। अब ये MCQ नंबर जो 1 है उसका BOD ऑप्शन है, ये MCQ नंबर 2 है। अब MCQ नंबर 3 जो है यहां कहीं वर्किंग शुरू हो रही है, ये MCQ नंबर 3 का 3 ये लिखा है, आगे जवाब नहीं लिखा है स्टूडेंट ने, डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल का कॉलम डाल दिया और उसके बाद ढूंढना पड़े, यहां कहीं जाके पता चला है कि 3 दोबारा लिखा है, 3 दोबारा लिखा है, उसके बाद बताया कि ऑप्शन नंबर B है और फिर इसका ये जवाब है। इस तरह मतलब ढूंढने वाले को भी चीजें आप ज्यादा टफ टाइम देंगे, तो इसलिए ऊपर ही हेडिंग्स दे दें 1 2 3 4 और ऊपर ही उन चीजों के जवाब दे दें। इसके बाद ये जो जनरल एंट्रीज है ना, इसमें तो देखें, अब ये PM माइनस ये FM शायद लिखना था लेकिन PM लग रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो ठीक है ये लिख दिया, लेकिन डेबिट कुछ भी नहीं किया, शायद डेबिट लिख के उसको बाद में काट भी दिया कि डेबिट क्या किया है। उसके बाद जो अगला मसला है ना, ये पता नहीं चल रहा ये फिगर्स किस वर्किंग से आ रही हैं, तो अब अगर एग्जामिनर मार्क्स देना चाहे तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि किस वर्किंग से आया 41800.5, और उसके बाद फेयर वैल्यू माइनस प्लस कॉस्ट टू बाय। अब CTB में हमने कोई एब्रीविएशन यूज नहीं किया था, ना कोई ऐसा एब्रीविएशन है जो मार्केट में इतना चलता हो, तो बड़ी एफर्ट करके जरा सोचना पड़ा कि CTB क्या चीज है, तो इसलिए अपनी तरफ से ना कुछ ऐसी चीजें ऐड ना करें, कैलकुलेशन शो करें। अब परचेज डेबिट, अब ये बड़ी गलती हो गई, बायोलॉजिकल एसेट में परचेज डेबिट करने की कोई तुक नहीं बन रही, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट करना है और फिर आपने कैश क्रेडिट करना है। और उसके बाद ये वर्किंग्स हुई हैं, बट इस वर्किंग में से ये एक फिगर तो हमें मिल गई है 41800.5, ये नजर आ रही है, लेकिन जो ये दूसरी फिगर आई है ना, ये वाली 42168, ये आपको कहीं मिल नहीं रही, 42168 नहीं, तो हो सकता है, लेकिन देखें अब आप कुछ कैलकुलेशन करके 42168 करेंगे ना तब मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगली बात, उसमें और भी स्टूडेंट्स का मैं शेयर करूंगा, सैंपल बेस पे किसी एक स्टूडेंट का सामने आया होगा, ये 2017 की एंट्रीज करनी थी, सवाल की रिक्वायरमेंट थी, तो ये बड़ा सा क्रॉस इसलिए लगा कि 12 से एंट्रीज करना शुरू कर दी हैं, तो इस वजह से ICAP कहते हैं मैं ढूंढता हूं कहीं से मार्क्स दे दूं बच्चों को, लेकिन कोई जगह ही नहीं छोड़ते हो जहां से मैं मार्क्स दे सकूं, तो कई दफा। अच्छा, अब फाइनली जो है टीए को मैंने ये कल रिक्वेस्ट की थी कि आपने इसको काट दिया, इसको कहते मत, इसने 17 की 2 एंट्रीज कर दी हैं, इनको ऑनर करें, अकम रिडक्शन डेबिट एसेट क्रेडिट,
ये मैंने उसे हाईलाइट करके बताया कि इतने से के मार्क्स दे दो, उसे एंट्री करनी आती है। यहाँ 5 साल की बजाय 6 साल लिखना था, उसने 5 साल लिख दिया है। 3.8 की डेप्रिसिएशन उसकी गलत है क्योंकि ऊपर उसने डेप्रिसिएशन भी गलत निकाली है। लेकिन थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है कि कम डेप्रिसिएशन को एसेट में शिफ्ट करना होता है, तो इसके मैंने कहा था 0.5 मार्क्स आप दे दें, तो इसके वो 0.5 मार्क्स दे देगा। इसके बाद 2 एंट्रीज इकट्ठी करके की हैं, एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट सरप्लस डेबिट रिटेनिंग क्रेडिट। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पता चलाना कि ये क्या एंट्री है, तो इसलिए एंट्रीज को इस तरह बिला वजह इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट IAS 41 का ये वाला सवाल ना अब स्टूडेंट ने दोबारा शुरू कर दिया है। ये वही जो शुरू में पहले वाले सफे पे हुआ था, वही सवाल अब दोबारा शुरू हो गया। अब हमें पता नहीं चला, ये वही है बायोलॉजिकल एसेट, वही सारा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अब एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि मैंने ये वाला चेक करना है जो पहले सफे पे हुआ है, ये भी आंसर 1 है, या मैंने ये वाला चेक करना है जो इस सफे के ऊपर हुआ है। और उसके बाद इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी जनरल एंट्रीज बनाना। जनरल एंट्रीज बनाते हुए अगर आप प्राइस और फिजिकल चेंज के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, तो याद रखिएगा आपने तो अपना सारा टाइम उठा के जाया कर देना है, तो प्राइस और फिजिकल चेंज के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जब जनरल एंट्रीज अगेन होंगी तो IAS 41 की एंट्रीज में एक्सचेंज लॉस डेबिट करना, ये तो नहीं होता, P&L डेबिट होता है ना। P&L डेबिट कहो क्रेडिट, अगर मर भी गई थी कहो गलती से पेपर में, तो उस मरने के इतने बुरे असरात बच्चों ने लिए हैं कि उसकी वजह से पूरा सवाल ही उठा के फारग कर दिया, क्योंकि क्लास में मरना कभी डिस्कस नहीं हुआ था, तो पेपर में मरना डाल दिया गया, तो मरने की वजह से पूरे सवाल को ही उन्होंने हिला के रख दिया। तो अगेन एक्सचेंज लॉस का लफ्ज आ रहा है, हालांकि ये कौन सा स्टैंडर्ड है, IAS 41, ठीक है जी। और इसके बाद ये शायद 45360 की फिगर है, ये भी ढूंढनी पड़ी थी बड़ी मुझे कि 45360 कहां से आ रहा है, क्योंकि ये वर्किंग्स तो हो गई, लेकिन फिर इन वर्किंग से ये फिगर्स आई, ये पता नहीं चला कहां से आ रही हैं। तो बहुत टफ टाइम इस तरह मिलेगा मार्क करने वाले को, ये चीजें कहां से आ रही हैं। और ये 23,000 तो काफी देर हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी मैंने हायर किया हुआ है, और 2 TAs हैं और एक मैं हूं। अब ये 4 लोग हम रात 10 बजे से 11 बजे तक तकरीबन एक जूम मीटिंग की, और काफी कोशिश की हमने इस 23,000 के ढूंढने की, लेकिन ये 23,000 नहीं मिला। इसी तरह सबका पेपर है, चंद लोगों के अलावा इसी तरह सबका पेपर है। कल इंशाल्लाह आपका पेपर डिस्कस हो जाएगा, तो अपना नाम लिखवा दीजिएगा, क्लास के बाद आपका पेपर डिस्कस हो जाएगा। तो काफी कोशिश की जाती है कहीं से मार्क्स दे दिए जाएं, लेकिन जब पता ही नहीं चलता फिगर्स कैसे बनी है तो मार्क्स देना मुश्किल हो जाता है। ओके, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये जिस स्टूडेंट का ये पेपर था, इंशाल्लाह थोड़ी मेहनत करें, चीजें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन आपने बेहतर करनी है। तो फायदा हो गया बात सुनने का। अच्छा, आप भाईजान एक वर्किंग करनी है, जरा ना वापस आ जाएं, थोड़ा टाइम लगता है वापस आने। कंसोलिडेशन हो रही थी और आपस के रिसीवेबल और पेएबल मैंने कहा था कैंसिल करने हैं। तो आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करने के लिए एक जर्नल एंट्री है। ये जर्नल एंट्री पेपर में करनी नहीं होगी, अभी मैं आपको टी काउंट बताऊंगा, उसके लिए जर्नल एंट्री हम किया करेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री फिलहाल मुझे करवा दें आपस के रिसीवेबल और पेएबल कैंसिल करवाने के लिए। किधर है कंसोलिडेशन, किधर है ऊपर जी। इसकी किताबों में से रिसीवेबल खत्म करें और इसकी किताबों में से इक्विटी खत्म करें, लेकिन उसको आसानी के लिए पेएबल कह दिया। ये एंट्री में व्हाइट बोर्ड पे करने लगा। इन्वेस्टमेंट किस साइड पे नजर आ रही है, पेरेंट की किताबों में, इसको क्या करें, क्रेडिट करें। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करवाएं जी, कितने से, 10 से, रुपीज इन 1000 में कराऊं मैं। और एक की किताबों से डेबिट वाली चीज क्रेडिट कर दी और दूसरे की किताबों से क्रेडिट वाली चीज आपने डेबिट कर दी। शोहर को कहा मांझा तूने ये पैसे नहीं लेने। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात ठीक थी, इन्वेस्टमेंट स्कीम आप शो करें अपने यूजर्स को, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस में आप इसको फारिग कर दें। और बीवी को आप कहें कि आपने देने हैं, बीवी कहेगी नो नो सॉरी आई एम ऑन ऑटो, मैं ऑटो पे लगी हूं, मैं कह दूंगी कि मैंने कौन से देने हैं, तो ये पेएबल टू ओनर फारिग कर दें। कितने कितने से, कितने से, 60, 2 और 1, डन हो गया ये। ओके, अब आप जो बाकी चीजें बच गई हैं उनको बैलेंस शीट के मुंह पे ले आए। पीपी 50 और 6, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जनरल एंट्री में जाके कैंसिल हो गई। करंट एसेट्स 20 और 4, अक्सान दिए टेस्ट, कल स्कैन होके इधर आएगा आपका, दिए, शर्मा रहे हो, लगता है दिए। अच्छा, करंट एसेट 20 और 4, कितना हो गया, 24। कितने लोग कह रहे हैं मेरा टेस्ट डिस्कस करें, जरा मैं आपको बताता हूं, है ना, 2 वॉलंटियर हो गए हैं, 24। कितने लोग सोच रहे हैं मैं भी दे देता काश, चलें जाएं लेके आए। अच्छा जी, शेयर कैपिटल 40, 30। अच्छा बबलूस, ऐसी कोई मोंगी नहीं मारनी कि इधर वाली चीजों को इससे काट रहे हो, इधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि इधर की इधर वाली काट रहे हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचना पेपर में कि अच्छा यूफोन ने भी इसके शेयर खरीदे हुए हैं पीटीसीएल के, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि उल्टा यूफोन फिर इसके शेयर खरीद ले।
तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो इनको आप एज इट इज शो करें आप जी। नाम बताएं। शेयर कैपिटल 40, इसको ना शेयर प्रीमियम अमाउंट बोले 30। आरई को ना, आरई को हम सीआरई कहेंगे, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में बात करेंगे इसको सीआरई क्यों कह रहे हैं। जगह मैंने नाम बदला है, सिर्फ एक जगह नाम बदला है। आरई का नाम क्या कर दिया? सीआरई। आरई का नाम क्या कर दिया? सीआरई जी। 10 चलेंगे, नोट कर लो। अच्छा, दूसरी तरफ आपको ऐसा पेपर भी मिलेगा जिसमें ये एंट्रीज हुई हुई हैं, पीएनएल डेबिट, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, पीएनएल और कैश, और फिर बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। और ये जो फिगर्स हैं, मिसाल के तौर पे ये 38010 की फिगर है। अब ये आपको अगले सफे पे मिलेगी, ये ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ये 38010। तो चीजें जरा ढूंढना आसान हो रहा है, आप पता चल रहा है किसने क्या चीज कैसे सॉल्व की है। तो पेपर को इस तरह बनाने की कोशिश करें। ये देखें आप, जनरल एंट्रीज ऊपर लॉस लिखा, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, लोन क्रेडिट एंड सो ऑन। जी, हैविंग डन दिस ऑल, in the format there will be 4 workings, working 1, working 2, working 3, working 4। वो वर्किंग्स आज मैं आपके सामने खोलने लगा हूं। दैट इज वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2 एंड वर्किंग नंबर 3। वर्किंग 2 का नाम मैं आपको कल बताऊंगा। वर्किंग 4 तो आज मैं खोल ही नहीं रहा, वर्किंग 1 मैंने खोली है। अब आपने एक एक चीज गौर से देखनी है। क्या आपको फील हो रहा है कि मैंने सारा सोल्यूशन मिटा दिया है? जी बिल्कुल। पेपर में ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह मैं करवाने लगा हूं आपको वर्किंग 1। वर्किंग 1 में हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब पेपर करने का तरीका क्या होता है? पेपर करने का तरीका यह होता है कि जैसे जैसे चीजें आ रही होती हैं हम वैसे वैसे उनको उठाते हैं, ना कि हम एकदम अन्येवाद चीजों को उठा लें। पेपर में आप किस रिदम से चलेंगे, ये चीजें आप हाईलाइट करके रख लें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, हाईलाइट करके रख लें। लेकिन पेपर में रिदम ये होता है कि पहली फिगर पकड़ें 50 और 6। पेपर में हम ऐसे चलेंगे, देखते रहिएगा। 50 और 6, 10,000, एडजस्टमेंट अकाउंट, इनको आपस में एडजस्ट कर देना है। इनको आपस में क्या कर देना है? एडजस्ट कर देना है। इस अकाउंट की कोई नेचर नहीं है, बस आपने करना यह है इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, तो ये वाला अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स को आपने यहां लाके शो कर देना है। बोलें जरा, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट करनी है तो ये वाला अकाउंट डेबिट कर देना है, और इसके वर्सेस एक चीज लानी है जिसको इससे इंशाल्लाह कैंसिल कर देंगे। तो अब हमने कौन कौन सी फिगर्स उठा ली? 50, 6 और 10। 10 को मैं बैलेंस शीट के मुंह पे लेके गया हूं या वर्किंग में किसी से मुकाबला करवाना है? वर्किंग में मुकाबला करवाएंगे, कुछ बचा तो और बात है, ना बचा तो सब कैंसिल हो जाएगा। 20 और 4, 20 और 4। शेयर कैपिटल 40 और 7, 40 और 7। पेबल टू ओनर को मैच करवाएं रिसीवेबल से। डन हो गया। नेक्स्ट 30 और 2, 30 और 2। पेरेंट कह रहा था मैंने ये पैसे लेने हैं, सब्सिडरी कह रही है हाँ मैंने देने हैं। इन दोनों को हम कैंसिल इंशाल्लाह करने लगे अंदर। रिटेन्ड अर्निंग 10,000 और 1,000। 10,000 की रिटेन्ड अर्निंग को हम ले जाया करेंगे वर्किंग नंबर 3 में। 10,000 को, 10,000 की अर्निंग को ले जाया करेंगे वर्किंग 3 में। क्यों? अर्निंग्स में एडजस्टमेंट्स आया करेंगी, किसी एडजस्टमेंट से अर्निंग बढ़ेगी, किसी एडजस्टमेंट से अर्निंग कम होगी, तो 10,000 की वर्किंग्स को हम अर्निंग में ले जाया करेंगे। वर्किंग 3
रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन इधर सिर्फ आपने लानी है पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग। कितनी? 10। इसको मैं कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग क्यों कह रहा हूं, ये इंशाल्लाह कल बात करेंगे। ये आ गई हमारी रिटेन्ड अर्निंग, किसकी? पेरेंट की। हो सकता है 1 रुपए की एडजस्टमेंट इसमें हो आने वाले दिनों में, इसमें 2 रुपए की एडजस्टमेंट हो, होने के बाद कैरी डाउन 10 से 1 माइनस 2, 9 रुपए का कैरी डाउन बैलेंस शीट के मुंह पे चला जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज एडजस्टमेंट्स नहीं है, इसलिए मैंने लिखा ये फिगर कहां से आई? क्वेश्चन से। और ये क्या आ गई? बैलेंसिंग। कितनी? 10। वही फिगर क्यों बैलेंसिंग आ गई? अर्निंग को क्रेडिट साइड पे क्यों लेके गया? क्यों? अर्निंग का बैलेंस ही क्रेडिट है, अर्निंग की नेचर ही क्रेडिट है। ये 10 सर हो गया। और वो जो स्काई ब्लू वाली चीजें उनको मैंने कहा था वर्किंग वन में लेके जाना है। तो आप बोले रिटेन्ड अर्निंग 1। ये सारा कर लेने के बाद अब आपने सारी इंफॉर्मेशन अपनी पोस्ट कर दी। इस तरह पेपर में मूव किया करेंगे, जर्नल एंट्री नहीं किया करेंगे, वर्किंग वन किया करेंगे। 50 और 6, 50 और 6, 10 को इन तीनों से मैच कराने, इसलिए 10 को इधर लिख दें। जिन में एंट्री सोचनी है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, वो वाला अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट। 20 और 4, 20 और 4, 40 और 7। इसको ना छेड़ें 40 को, 40 को मुंह पे लिखने बैलेंस शीट के। इसको 10 के मुकाबले में ले आए। 30 और 2, 30 और 2, 10 और 1। 10 को वर्किंग 3 में लेके जाना है आपने, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट्स हुआ करेंगे। जिस चीज में एडजस्टमेंट हो उसकी वर्किंग खोल लेना बेहतर है। 10 और 1। आप बता दें ये कैंसल हो गए? क्या मैं कैरी डाउन 0 लिखूं या ना भी लिखूं तो खैर है? ना भी लिखूं तो खैर है। ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ऐसे पेपर में करना नहीं है, लेकिन सोच लीजिएगा ऐसे, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारी बैलेंस शीट मुकम्मल हो गई है। वर्किंग नंबर 3 से अर्निंग कितनी वो एज इट इज उठा ली है, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी जी। 56, 24, 80, 80। क्वेश्चन 2 कर दें, 2 मिनट लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं। क्वेश्चन 2 जिस तरह मैंने किया सारा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। 2 होमवर्क में कर लीजिएगा, 5-7 मिनट लगेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। 3 ओ इधर देखें बबलूस, ओ बाबलूस इधर देखें। ओ भाई मेरे सऊदी किंग कितने वाली चीज लाया? 10,000 वाली। और सुने, सऊदी किंग 10,000 वाली चीज लाया। सऊदी किंग ने कहा कितने का खरीदेगा? हमने कहा 9,000। सऊदी किंग ने कहा भाई चपेट मारो, बिस्किट भी मुझे दो। हाथ होगी लुटमची नहीं है। 9। सऊदी किंग ने कहा, हमने कहा चल यार 10,000 वाली चीज 10,000 में चपेट मारो तुम्हें। हमने कहा तू बता कितने की लगाएगा? कहते 13,000। हमने कहा ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा कम कर। इमरान खान से मुलाकात करवा देते तेरी, थोड़ा कम कर। उन्होंने कहा चल यार तेरे लिए बात, और आगे बात ना करी, मुनासिब नहीं लगता तेरे से बात करते हुए, अच्छा भी नहीं लग रहा वैसे। अच्छा बस खत्म कर बात। तो लड़ के क्या प्राइस तय होगी? तो 10 वाली चीज थी, बल्कि चीजा था पूरा यूफोन। 10 वाली चीज थी, कितने में खरीदी हमने? 12 में। लेकिन मेरे ख्याल से वर्किंग 1 आउट हो जाएगी। अब वर्किंग 1 आउट हो जाएगी। चलें जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। जी एंट्री करवाएं। इन्वेस्टमेंट कितने से? INV ना लिखिएगा, कोई इन्वेंट्री समझ लेगा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 12 से, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम 7। टैली नहीं कर रही। PTCL ने गुडविल की प्राइस पे किया, अगले के नाम है, इस वजह से पैसे पे। गुडविल एसेट है, लाइबिलिटी। बैलेंसिंग डेबिट साइड पे आना चाहिए, क्रेडिट पे। अल्लाह का शुक्र है डेबिट पे आ रहा है। डेबिट अच्छी विल, बैलेंसिंग 2 की गुडविल आ गई। बैलेंसिंग हमेशा डेबिट पे नहीं आएगी, वो अगली वाली क्लास में फिर देखेंगे। ये गुडविल बैलेंसिंग आ गई। ये जी नई चीज आई है। सवाल 2 रुपए हमने ज्यादा क्यों पे किए हैं? 10 वाली चीज 12 में क्यों खरीदी? हमें डीओजी ने बाइट किया था। हाँ गुडविल बैलेंसिंग आ गई। चलें जी शुरू करवाएं। पोस्टिंग
ग्रीन वाली चीजों को कहां लेके जाना है? वर्किंग 1 में, और 10 को वर्किंग 3 में। 50 6। तसल्ली से बस छोड़ दे, नोट करना, तसल्ली से समझ ले। 50 और 6 12। जनरल एंट्री तो हमने कोई और कर दी, छोड़। 12 वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारने समझ लें। 18 और 4। 40 और 7। 40 तो पेरेंट का अपना ही तो फेस पे आ जाएगा, और 7 को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। 7 30 और 2 30 और 2 10 और 1 10 और 1। आप बता दें अकाउंट्स टैली हो गए या अभी उधर 2 रुपए का फर्क आ रहा है? 2 रुपए का फर्क आ रहा है। इस साइड पे आ रहे हैं। बैलेंसिंग कितना? बोंगी नहीं मारनी सर, गुडविल क्रेडिट साइड पे लिखने हैं खुदा के लिए। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट। एडजस्टमेंट अकाउंट एक टेम्परेरी सा अकाउंट है जो वर्सेस की कैलकुलेशन के लिए खुलता है। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट, डेबिट डेबिट, डबल एंट्री पूरी करें। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल, नॉन करंट एसेट से ऊपर आया करेगी। गुडविल डेबिट कितने से? 2 से। अब मेरे ख्याल से बैलेंस शीट टैली कर लेंगे, आपको मसला नहीं होगा। टोटल की कितना आ गया? ये कैरी डाउन कितने? 10। 5-5 मिनट लगाइएगा, क्वेश्चन 2 और 4 कर लीजिएगा। 2 और 4 ठीक है, ओवर कर दो।